तो अब मुझे समझना है कि क्या एजुकेशन में, करप्शन में और भी अन्य चीजों में आप लगे हुए हो? देखिए श्रीमान, किसी सरकारी आदमी से आप ये पूछना कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस विभाग में है, हर आदमी अपने विभाग का नाम लेगा। जिन पैसों से बच्चों की किताबें खरीदी जानी चाहिए, ऐसे भी विद्यालय है जहां बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है और मैनेजमेंट जो है वो शराब पी रहा है स्कूल में बैठ के। उत्तर प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत है? उत्तर प्रदेश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से ये समझिए कि कोलैप्स हो चुका है। अभी रिसेंट में उज्जवल राणा केस हुआ, एक लड़के ने आत्महत्या करी, बुढ़ाने का एक केस था, हमने इसके ऊपर स्टोरी भी कवर करी और ये बहुत ही दुखद घटना थी। तो आप इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे, आपको क्या लगा, ये क्या हुआ है? उसमें क्या हुआ, ये बच्चा, इसकी एग्जाम फीस जमा नहीं थी और बहुत सारे लोगों की एग्जाम फीस जमा नहीं थी। तो ये बच्चा कह रहा था कि साहब एग्जाम मुझे अपियर कर लेने दीजिए, मैं उसके बाद फीस दे दूंगा। और आप सिर्फ मुझे ही नहीं, आप किसी भी बच्चे को एग्जाम देने से मत रोकिए। बच्चों के पास अभी फीस नहीं है, गन्ने का सीजन आने वाला है, किसान के बच्चे हैं, गन्ना बिकेगा कटेगा तो उसके बाद फीस दे देंगे। कहीं ना कहीं ये पूरा केस, उज्जवल राणा केस, दर्शाने को है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना कोलैप्स और कितना बर्बाद हो चुका है, कुछ लोगों के हाथों में हो चुका है। बिल्कुल, कुछ मुट्ठी भर लोग, पूरे प्रदेश के जो एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मुट्ठी भर लोग उस पर कब्जा किए बैठे हैं, कुंडली मार के बैठे हैं। और कैसी दादागिरी ये लोग करते हैं, ऐसे एक दो किस्से और बताओ कि जो आपने नोटिस किए हो। हाँ, कुछ विद्यालयों में तो निरंकुशता की हद हो जाती है जी। एक विद्यालय में मैंने ऐसा देखा, मैनेजर और मैनेजर का बेटा दोनों स्कूल टाइम में, स्कूल आवर्स में स्कूल में बैठ के शराब पीते हैं। बेटे ने शराब ज्यादा पी ली और स्कूल में ही अपनी कार में उल्टी कर दी और फर्श पे उल्टी कर दी। तो विद्यालय के जो सरकारी आदमी है, सरकारी स्टाफ से कह रहा है कि इसको साफ करो। 5000 स्कूल, ऐसे स्कूल बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, क्लोज कर दिए, ये कहकर कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, हम उनको मर्ज कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर स्कूल अच्छे नहीं होंगे तो बच्चे क्यों जाएंगे उस स्कूल में, जब उसमें टीचर्स ही नहीं होंगे? तो ये जो नीति है सरकार की, कहीं ना कहीं ये एजुकेशन विरोधी लग रही है। क्या होगा फिर इस देश का, इस देश के भविष्य का क्या होगा? वो बच्चा जब पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, वो क्या नौकरी पाएगा, या फिर क्या वो लोगों को नौकरी देने की सोचेगा? वो गरीब का बच्चा तब का वो गरीब ही रहेगा, वो मानसिक रूप से भी गरीब रहेगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं मिल पाई उसको उस लेवल की, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, ना उसके पास जमीन है कि वो खेती कर ले। देखिए अतुल जी, मेरा मानना यह है कि चिंता के लिए जानकारी शर्त है, जिसे जानकारी है उसे चिंता है। अतुल राजपूत जी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। आप एक अभियंता हैं और अपनी नौकरी छोड़ के सामाजिक कार्य में लगे हैं, जागरूकता फैलाने में लगे हैं, तो इनके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अशोक मलिक जी, जो इंडियन एयरफोर्स में 20 साल सर्व करके पिछले 3 साल से आज सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं, चाहे वो करप्शन को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने शो में मुझे जगह दी जी, और इस पॉडकास्ट का हिस्सा मुझे बनाया जी। अशोक जी, आपसे हमें पूछना है कि आपके एजुकेशन कैसे हुई, क्या स्टार्टिंग पॉइंट से हम चलते हैं, कैसे आप एयरफोर्स में गए? देखिए, ज़्यादातर फौजियों की तरह मैं भी स्कूल पूरा करते ही फौज में चला गया था। 18 साल की उम्र तब तक हुई नहीं थी। कौन सी क्लास में थे आप? 12th पास करने के बाद मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली थी। और जब मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया तो एक माता पिता का कंसेंट सर्टिफिकेट देना पड़ा था मुझे कि हम अपने बच्चों को एयरफोर्स में भेज रहे हैं और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों, एज कम थी? 18 साल से कम एज थी। 17.5 टाइम पे। अच्छा, एग्जाम देने के टाइम पे। हाँ, ठीक है। फिर मैंने 2002 में दिसंबर में एयरफोर्स ज्वाइन की और मुझे सुखोई 30 MKI, जो कि एक रशियन फाइटर है, उस पर ट्रेन किया गया था। और मैंने, ये रशियन फाइटर के बारे में थोड़ा बताइए। भारतीय वायुसेना के पास जो फाइटर प्लेन्स हैं बेसिकली वो या तो रशियन है या यूरोपियन है या अमेरिकन है। तो ये एक रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है, सुखोई 30 MKI। ठीक है। और एक लॉन्ग रेंज फाइटर है, बहुत बड़ा जहाज है। तो आपको क्या ट्रेनिंग, किस चीज़ की ट्रेनिंग मिली वहाँ? मैं एक मैकेनिकल ट्रेड्समैन था। ओके। जी हाँ, जहाज की जो मैकेनिकल चीज़ें हैं उनको मेंटेन करना। और इस पे मैं एक अपनी 4 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। जी। मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, जी। मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने पसीने से अंगार बनाने वाले, हम भरते हैं जहाज़ों के जिगर में आग, हम ही हैं उन मशीनों को हथियार बनाने वाले। वाह, बहुत धन्यवाद। गजब की कविता सुनाई आपने। आपने वहाँ से, आपकी शुरुआत हुई तो आपने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो ट्रेनिंग कितने दिन की रहती है वो? फॉर्मली ट्रेनिंग 2 साल की हुई थी। अच्छा। और उसके बाद पास आउट होके परमानेंट स्टाफ बन गए थे हम लोग। लेकिन उसके बाद भी लगभग 1 साल ट्रेनिंग ही चलती रहती है। और सच पूछिए तो एक फौजी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग ही करता रहता है। आपकी इनफॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जो फॉर्मल ट्रेनिंग है परमानेंट स्टाफ में शामिल होने के पहले, वो लगभग 2 साल की थी। ठीक है। उसके बाद मतलब एयरफोर्स में गए और फिर उसको 20 साल सर्व करके वापस आए। जी। वापस आने के कारण क्या थे? मतलब आपको लगा कि मेरे को वापस चलना चाहिए, क्या रीजंस रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि
फौज बेसिकली यंग लोगों के लिए बनी है। मैं आपको बताऊं, जो मुझे पहला मेडल मिला था वो लॉन्ग सर्विस मेडल था, और वो 9 साल की सर्विस पे मिलता है। तो उस टाइम मैं बहुत यंग लड़का था, तो मुझे लगा यार 9 साल की सर्विस लॉन्ग कैसे हो जाएगी, बहुत दिमाग में डाउट आया। उसके बाद जब और जानकारी का दायरा बढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी, तो पता चला कि सेना का इतिहास ऐसा है, अब से 100 साल पहले, 200 साल पहले, अगर किसी ने 9 साल फौजी ने सर्विस कर ली तो ये बहुत बड़ी बात थी। उसके पहले या तो वो मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, अच्छा, या उसका कहीं अंग भंग हो जाएगा। तो 9 साल सर्विस करना एक उपलब्धि थी, और वो ट्रेडिशन आज तक चला आ रहा है। 9 साल के बाद आपको लॉन्ग सर्विस मेडल मिलता है। अच्छा। तो बेसिकली फौज में कोई भी फाइटिंग फोर्स है, वॉर वेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें यंग लोगों की आवश्यकता होती है। तो 20 साल सर्विस करने के बाद आप 35-40 साल के हो जाते हैं, तो सही मायने में आपका हक नहीं बनता फिर फौज में रुकने का। ऑप्शन था आपके पास कि अभी रुकना, मतलब हाँ, ऐसा कोई हाँ। फोर्सफुली रिटायरमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। अगर मैं चाहता तो मैं ठीक है। 57 ईयर्स की एज तक सर्विस कर सकता था। तो फिर आपने यहाँ पर अगर क्यों जॉब ज्वाइन नहीं करी? एक्स सर्विसमैन का कोटा लग के आपको तो जॉब मिल जाती, क्या रीजंस रहे? देखिए, जो हमारे देश में और सिस्टम में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैला हुआ है, उसको लेके मैं बहुत सालों से विचारशील हूँ, और मैंने खुद भी भ्रष्टाचार का दंश झेला है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं ड्यूटी पे था और मेरे ऊपर 307 का केस लग गया था। कैसे? गांव का माहौल ऐसा है कि मुखालफत रहती है, वहाँ लड़ाई झगड़े रहते हैं, ईर्ष्या भी रहती है, डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो जिन दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, वो तो तैश में आके एक दूसरे के ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगाना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। लेकिन जो तटस्थ लोग हैं, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो कोर्ट हो, तटस्थ लोग तो तैश में आके नहीं सोच सकते ना, उनको तो आग में पानी डालना चाहिए। लेकिन ये हमारा जो भ्रष्ट सिस्टम है ना, थानेदारों ने, पुलिस के लोगों ने मुखबिर के नाम पे अपने दलाल गांव में छोड़ रखे हैं। दो लोगों का झगड़ा हो जाए, वो और आग में घी डालते हैं और झूठे सच्चे केस एक दूसरे पे लगवाते हैं। पुलिस ने जब मेरे पे 307 का केस लगाया, तो उस दिन मैं एयरफोर्स स्टेशन तंजावुर, जो भारत के नक्शे में सबसे नीचे है, कन्याकुमारी के पास, उस दिन मैं वहां पे डिप्लॉयड था। अच्छा। और मुझे सिर्फ इतना पता चला कि मेरे ऊपर 307 का केस लग गया है, और क्या क्या मेरे ऊपर गुजरी वो मुझे ही पता है। तो और भी बहुत दिक्कतें हुई। तो मेरा मानना यह है कि समाज में भ्रष्टाचार से संबंधित जो समस्याएं है ना, इसके पीड़ित लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो वॉइसलेस हैं। उनकी आवाज वो खुद नहीं उठा सकते, कोई अन्य ही उठाएगा। उदाहरण के तौर पे, आप एक प्राइवेट कॉलेज में टीचर हैं, और सरकार ने मानक तय कर दिया कि आपको कम से कम 60,000 रुपए सैलरी देनी है कॉलेज को। मानक तय कर दिया कि कॉलेज को अपनी कम से कम 80% आमदनी टीचर्स की सैलरी पे खर्च करनी है। तो होता क्या है, उनको तो एक टीचर चाहिए, तो 10 उनके दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं कॉलेज वालों को। तो प्राइवेट, मतलब प्राइवेट कॉलेज की बात, प्राइवेट कॉलेज, बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, आपसे पहले तय कर लेते हैं, जी हम आपके खाते में 60,000 डालेंगे और आप अपना एटीएम हमें दे दीजिए, 40,000 हम कैश में बाहर निकाल लेंगे, बस 20,000 आपके रहेंगे। 20,000 आपके रहेंगे। आप थ्योरेटिकली वॉइसलेस हैं, क्योंकि अगर आप अपनी आवाज उठाएंगे, आपने कहीं कंप्लेन कर दी कि मेरे 40,000 तो ले जाते हैं और सिर्फ 20 मिलते हैं मुझे, तो आपकी नौकरी गई। आपकी नौकरी गई। और सिर्फ नौकरी नहीं गई, एक टैग लग जाएगा आपके माथे पे। आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे नौकरी पाने के लिए, तो आपसे पहले इन्फॉर्मेशन वहां पहुंच जाएगी कि इसने तो केस कर दिया था फला कॉलेज पे। आपस में यूनियन है इनकी, आपस में इनका बिल्कुल कोलैबोरेशन है, बिल्कुल कि कोई भी नेक्सस बना हुआ है। बिल्कुल। तो ये नई तरीका करप्शन है। तो बिल्कुल देखिए, नए जमाने में, नए दौर में, नई टेक्नोलॉजी में नई तरह के चैलेंजेस हैं जी, और नए तरह का करप्शन है। हाँ, नए तरह का करप्शन है। उदाहरण के तौर पे, अब से 30 साल पहले कट्टा अड़ा के आपकी छाती में आपसे पैसे छीने जाते थे। आजकल कट्टा अड़ाने की जरूरत नहीं है। आजकल अपने स्टार दिखा के और आई कार्ड दिखा के आपसे पैसे छीने जाते हैं। सही। कट्टे की जगह अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के आई कार्ड और वर्दी आ गई है। उदाहरण के तौर पे, ऑनलाइन फ्रॉड। तो नई तरह की चैलेंजेस है ना। अभी बदमाश कट्टे का इस्तेमाल नहीं करता है कोई भी, अभी आई कार्ड का और ऑनलाइन फ्रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे दौर में जब वॉइसलेस लोग बहुत ज्यादा हैं, उदाहरण के तौर पे एक सैनिक का सेवादारी के नाम पे शोषण होता है, क्या एक सैनिक इसके लिए आवाज उठा सकता है? इसके लिए आवाज वो व्यक्ति उठा सकता है जो फ्री है, पहली बात तो, जिसके पास टाइम है और जिसका ये व्यवस्था कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब मुझे
सरकार पेंशन दे रही है, अगर मेरी और आमदनी होनी बंद हो जाए मेरे भविष्य में, मैं भूखा मरने वाला नहीं हूं, बस इतना हो सकता है कि मैं तरक्की नहीं करूंगा, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे भगवान ने ऐसी स्थिति में ला दिया है कि 40 साल की उम्र में बिना कुछ काम किए मेरा घर चल रहा है मेरी पेंशन से, तो फिर मुझे अपना समय उन लोगों की आवाज बनने में देना चाहिए जो कि वॉइसलेस हैं। मतलब आपने रिटायर होके जी, ये सोचा कि मैं अब समाज सेवा में लग जाऊंगा। बिल्कुल। आपने ट्राई नहीं किया दोबारा कहीं किसी और पोस्ट पर, किसी और विभाग में ट्राई नहीं मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया। ठीक है। दूसरा मेरा सवाल है कि एयरफोर्स की जो सर्विस थी आपकी, उसके बाद आपने ये चूज करा, और अभी आप किस किस विभाग में काम कर रहे हैं फिलहाल? मतलब एक्टिविज्म जो आपका चल रहा है वो किस किस में चल रहा है? क्योंकि आपकी और मेरी वार्ता पहली बार एजुकेशन पर्पस में ही हुई थी। बिल्कुल। तो अब मुझे समझना है कि क्या एजुकेशन में, करप्शन में और भी अन्य चीजों में आप लगे हुए हो? देखिए श्रीमान, किसी सरकारी आदमी से आप ये पूछना कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस विभाग में है, हर आदमी अपने विभाग का नाम लेगा। फौजी से पूछिए, चाहे जुडिशरी वाले से पूछिए, चाहे मेडिकल वाले से पूछिए, चाहे टीचर से पूछिए, वो कहेगा मेरे विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसने अपने ही विभाग का भ्रष्टाचार देखा है, अन्य का उसने देखा ही नहीं है। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले सेवा भाव से स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। तो जब मतलब कोई पैसा नहीं? नहीं, हाँ बिल्कुल। कौन से स्कूल थे? मैंने सबसे पहले अपने गांव में मेरे गांव में कन्या इंटर कॉलेज है, वैदिक कन्या इंटर कॉलेज, मैंने वहां पे पढ़ाया सबसे पहले। तो मैं कई स्कूलों में गया, तो सबसे पहले शिक्षा विभाग के संपर्क में आया मैं। तो मुझे वहां की चीजें मैंने देखी, जानकारी मुझे हुई कि किस किस तरीके से जिन पैसों से बच्चों की किताबें खरीदी जानी चाहिए, ऐसे भी विद्यालय है जहां बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है और मैनेजमेंट जो है वो शराब पी रहा है स्कूल में बैठ के। तो ये दुर्दशा मैंने देखी, तो मैंने विशेष रूप से ध्यान फिर शिक्षा विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार पे दिया, और मैंने इसमें काफ़ी लोगों के साथ मिलके काफ़ी मैं काम कर रहा हूँ उसमें। ठीक है। अब मतलब आप आए, उसके बाद आप शिक्षा विभाग में, एजुकेशन सिस्टम में जुड़ गए हैं। बिल्कुल। अब मुझे ये समझना है कि उत्तर प्रदेश का, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत है, कैसे है एजुकेशन सिस्टम, क्या है? और आप तो करीबी देख रहे हैं, आपको तो ज़्यादा नॉलेज होगी। और कितने तरीके के स्कूल हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से ये समझिए कि कोलैप्स हो चुका है। जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। उनके साथ समस्या जो है केवल वो पैसे की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई की समस्या नहीं है। पैसों का उनका नुकसान होगा, वो और कमा लेंगे। लेकिन जो मैंने यूपी बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाया, आप मेरा यकीन मानिए, ऐसी ऐसी लड़कियां मैंने देखी हैं कि उनको पढ़ने का अवसर मिले ना, वो IITian होंगी, वो IPS होंगी, वो IAS होंगी। गांव की लड़कियां। लेकिन 12वीं करने के बाद या 12वीं करने से पहले ही उनमें से कई लड़कियां ऐसी हैं जो फैक्ट्री में मजदूरी करने जाती हैं। एक लड़की को एक दिन मैंने मजदूरी करते हुए जाते देखा, मजदूरी करने के लिए। तो मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, मैंने कहा देखो ये लड़की जो है ना, ये अपनी सलाहियत की कब्र खोदने जा रही है, अपनी क्षमताओं की कब्र खोदने के लिए ये लड़की इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरी करने जा रही है। तो बच्चों को वो शिक्षा हम दे नहीं पा रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको? हाँ, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में आमतौर पे कहते हैं कि यूपी बोर्ड के स्कूल में पढ़ता है बच्चा। यूपी बोर्ड के स्कूल या सरकारी स्कूल में पढ़ता है। जिन स्कूलों को हम सरकारी स्कूल कहते हैं, यूपी बोर्ड के स्कूल कहते हैं, उनमें लगभग 2-4% स्कूल तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं। अच्छा। वो पूरी तरह से सरकारी हैं। और ज्यादातर स्कूल जिनको हम यूपी बोर्ड के स्कूल बोलते हैं, वो सारे स्कूल मैनेजमेंट के स्कूल हैं। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों के समूह ने पैसे इकट्ठे करके स्कूल खड़ा कर लिया। अच्छा। स्कूल चलाना शुरू कर दिया। ये कब मतलब ये बहुत पहले, आजादी अभी भी और आजादी के पहले भी। अच्छा। 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद से अंग्रेज सरकार को लगा कि इतना पैसा हम खर्च करेंगे कि स्कूल खड़ा करें और टीचर्स को सैलरी भी दें। तो अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि लोगों के समूह पैसे इकट्ठे करके स्कूल तैयार करेंगे और उसमें स्टाफ हम भेजेंगे। अच्छा। स्टाफ की सैलरी सरकार देगी। अच्छा। और विद्यालय का जो आधारभूत ढांचा होगा वो कमेटी का होगा,
लोगों के समूह का होगा। ठीक है। तो इसी तरह ये स्कूल चलते रहे। उसके बाद क्या हुआ, जब देश आज़ाद होने वाला था और ज़मीन रिफॉर्म हुए बहुत सारे और ज़मींदारों की ज़मीनें छीनी जा रही थी, तो ज़मींदारों के पास 2 लूप होल्स थे कानून में जिनके रास्ते से अपनी ज़मीनें बचा सकते थे वो। अच्छा। एक लूप होल तो था ये कि वो अपनी ज़मीन में बाग लगा दें। अगर उन्होंने बाग लगा दिया तो सरकार ज़मीन नहीं छीनेगी और वो ज़मीन गरीबों में नहीं बटेगी। दूसरा लूप होल ये था, कितने, एक आदमी कितनी जमीन रख सकता था? ये शायद 70 बीघे की लिमिट थी। हाँ, लिमिट रख दी थी इन्होंने। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। सपोज आपके पास 2000 बीघे जमीन है, आपको जमीन बचानी है, या तो आप उसमें बाग लगाएं। एक तरीका और था कि आप अपनी जमीन किसी विद्यालय को दान कर दें, तब वो जमीन गरीबों में नहीं बटेगी। तो बहुत सारे लोगों ने विद्यालयों को जमीनें दान की थी, तो विद्यालय खड़े किए थे लोगों ने ग्रुप बना के, और उन विद्यालयों में स्टाफ था सरकार का। सरकार स्टाफ की सैलरी देती है हर, मतलब विद्यालयों में ये समझ लीजिए कि 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए सैलरी के आते हैं। अच्छा। तो सपोज 500 लोगों ने पैसे इकट्ठे करके एक स्कूल बना लिया, तो 500 लोग तो स्कूल को चलाएंगे नहीं, तो उसमें क्या होना था कि उनको इलेक्शन करना था। इलेक्शन में एक व्यक्ति चुना जाएगा, मैनेजर, अध्यक्ष चुना जाएगा, तो वो मैनेजर स्कूल को चलाता था। अपने कार्यकाल के दौरान वो मैनेजर स्कूल की दिशा और दशा तय करता था। अच्छा। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए बैठा गया था शिक्षा प्रशासन को, जिसके जिला स्तर पर हेड होते हैं DIOS, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। तो DIOS का कार्य था यह सुनिश्चित करना कि स्कूल के संसाधनों का मिसयूज तो नहीं हो रहा। अच्छा। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या किया जी, DIOS को मैनेज कर लिया जी, पैसे देके, और बोल दिया आप मुंह फेर लीजिए। पिछले 50 साल का किस्सा बता रहा हूं आपको मैं, 70 साल का बल्कि। मतलब जो एजेंसी थी जिसके पास मतलब चेक करने का कि भाई गलत काम तो नहीं हो रहा है, ये सब करने का था, उसको खरीद लिया। हाँ, उसको खरीद लिया गया। ये सब जगह, बहुत सारे स्कूल, सब जगह नहीं, बहुत सारे स्कूलों में। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मैनेजमेंट जब बेईमानी कर रहा था और बिगाड़ने वाला कोई कुछ था नहीं, कोई कहने सुनने वाला था नहीं, तो मैनेजमेंट के धीरे धीरे हौसले बढ़ते गए और उन्होंने स्कूल के संसाधनों का व्यक्तिगत प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है। साल गुजरते गए, दशक गुजरते गए, उनको लगा कोई कुछ कहने सुनने वाला बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है। फिर वो और कॉन्फिडेंट हो गए। जब लंबे समय से जनता इस चीजों को देखते हुए आ रही थी, तो जनता को भी लगने लगा, प्रबुद्ध नागरिकों को लगने लगा कि ये तो इनका निजी स्कूल ही है। अच्छा। हाँ, तो वो निजी स्कूल की तरह उन स्कूलों को इस्तेमाल करने लगे। और मतलब लोगों को ये लगने लगा, क्योंकि इतने साल एक व्यक्ति के परिवार को राज करते हुए हो गए, तो लोगों को लगने लगा ये इन्हीं का स्कूल है, ये इन्हीं का स्कूल है। हाँ, और सरकार दे रही है वहां पर टीचर्स को सैलरी। जी, आज भी दे रही है। हाँ, लेकिन वो उन स्कूल को हम क्या कहेंगे, सेमी गवर्नमेंट, क्या उनको नाम, क्या आम बोलचाल में उनको एडेड स्कूल बोलते हैं, सहायता प्राप्त स्कूल बोलते हैं। अच्छा, बोलचाल में। हाँ, सहायता प्राप्त मतलब कागजों में क्या है वो स्कूल, वो यही है। हाँ, बिल्कुल, सहायता प्राप्त स्कूल के नाम से बोले जाते हैं वो। हाँ। तो ये ना गवर्नमेंट है ना प्राइवेट है, सहायता प्राप्त स्कूल है जी, जिनकी गवर्नमेंट टीचरों को फीस दे रही है। हाँ, सैलरी दे रही है जी। इस पे अधिकार किसी का नहीं है, उस व्यक्तियों के समूह का अधिकार है जो उसके मैनेजमेंट में है। अच्छा, उनका अधिकार है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जो आदमी एक बार मैनेजर चुना गया, वो हर बार जब भी चुनाव होते हैं वो चुनाव को मैनेज कर लेता है जिला प्रशासन से मिलके। जिला प्रशासन जो एडवर्टाइजमेंट निकालता है इलेक्शन का, वो या तो इलेक्शन से 2-4 दिन पहले निकालेगा बस शॉर्ट नोटिस पे, और ऐसे अखबार में छपाएगा जिसको लोग बहुत कम पढ़ते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे। हाँ, दूसरे ये लोग जो है मैनेजमेंट वाले, ये नए लोगों से, नए दानदाताओं से दान स्वीकार नहीं करते। अच्छा, ताकि नंबर ऑफ मेंबर्स न बढ़े और स्कूल एक बंद बर्तन बना रहे। अगर ज्यादा लोग होंगे तो फिर उसमें लोकतंत्र स्थापित होगा। तो सपोज पुराने समय में उसमें 500 मेंबर थे, टाइम के साथ मेंबर बढ़ते गए। कुछ स्कूल ऐसे ही जिनमें 30-35 ही मेंबर बचे हैं और नए मेंबर वो बनाते नहीं है, तो वहां पे लोग, मतलब अगर मान लो सपोज दैट किसी के पिताजी मेंबर थे और वो चले गए, तो उसके बेटे को नहीं बनाया जा रहा मेंबर उसका? नहीं, अगर मैनेजमेंट को लगता है कि हमें वोट देगा तो बना रहे हैं, तो बना देंगे। अगर लगता है कि हमारे खिलाफ है उसको बनाएंगे नहीं। और नए दानदाता अगर सामने आते हैं उनसे भी तो दान स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वो इस पर्पज से कि स्कूल एक बंद बर्तन बना रहे, मतलब हमारी हुकूमत रहे। हाँ, हमारी हुकूमत रहे, उनकी मोनोपोली चलती रहे। बिल्कुल। तो जिला प्रशासन के साथ मिलके ये जो मैनेजमेंट के स्कूल हैं, एक तो इनमें लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है।
एक एक परिवार 50-50 साल से कुंडली मार के बैठा है स्कूल के ऊपर। और चूंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में चल रहा पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर बाकी प्रदेश राज्यों को के- मुझे पता नहीं है? है। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा जी है। हाँ, हरियाणा में ज्यादातर स्कूल राजकीय हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट के स्कूल नहीं है। अच्छा। तो है, तो मैनेजमेंट के पास जो ईमानदार लोग हैं, कुछ ईमानदार लोग भी हैं मैनेजमेंट में, हैं ऐसे स्कूल, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में मैनेजमेंट की कोई रुचि नहीं है बच्चों की पढ़ाई में, और उन्होंने जानबूझ के स्कूलों को बर्बाद कर दिया है। फीस कौन डिसाइड करता है इन स्कूलों फीस तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एक लिमिट से ज्यादा फीस ले नहीं सकते। गवर्नमेंट डिसाइड करती है? जी हाँ। ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट के स्कूल थे, इनके मैनेजमेंट को, इनके प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को जो देखते हैं मैनेजमेंट, और एकेडमिक जो स्टाफ है, बाकी सारा भी स्टाफ, उसकी सैलरी देती है गवर्नमेंट। तो मैनेजमेंट के लोगों ने पहले तो विद्यालय के संसाधनों का दुरुपयोग किया। जब उससे पेट नहीं भरा तो बहुत सारे स्कूलों में मैनेजमेंट स्टाफ का भी शोषण करता है कि अपनी सैलरी में से इतना हिस्सा आप हमें दीजिए। कोई नया बंदा ज्वाइनिंग के लिए आता है कि 4 लाख हमें दीजिए, नहीं तो ज्वाइन नहीं करने देंगे। एक विद्यालय में तो ऐसा भी हुआ था मुजफ्फरनगर जिले में, जी, खरड़ में एक इंटर कॉलेज है, नाम उसका मुझे नहीं पता, कि प्रिंसिपल साहब ने परेशान हो गए मैनेजमेंट से आत्महत्या कर ली थी। किस जगह? खरड़ एक गांव है मुजफ्फरनगर जिले में। अच्छा, कुछ साल पहले। क्या रीजन रहे? मैनेजमेंट उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। देखिए इसमें रूल क्या है कि मैनेजमेंट केवल जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, प्रशासनिक जो स्टाफ है, केवल मैनेजमेंट उनका कॉलर पकड़ सकता है, उनको सस्पेंड कर सकता है। उसमें कौन आता है? प्रिंसिपल और क्लर्क्स। एकेडमिक स्टाफ को अगर मैनेजमेंट को तंग करना है तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, वो प्रिंसिपल को बोलेगा और प्रिंसिपल उनको तंग करेगा। अगर प्रिंसिपल के थ्रू तंग करवाते हैं? हाँ, प्रिंसिपल के थ्रू तंग करना होता है उनको। अच्छा। तो डायरेक्टली हैंडल करने का उनको अधिकार है नहीं। तो स्कूलों में क्या होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल से बोलता है टीचर को परेशान करने के लिए या उसका शोषण करने के लिए। अगर प्रिंसिपल ने बात मान ली ठीक है, अगर नहीं मानेगा तो फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल को परेशान करेगा। तो इस वजह से उसने सुसाइड करी? उन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की थी। अच्छा, जैसे आत्महत्या की बात हुई, अभी रिसेंट में उज्जवल राणा केस हुआ, एक लड़के ने आत्महत्या करी, बुढ़ाने का एक केस था, हमने इसके ऊपर स्टोरी भी कवर करी और ये बहुत ही दुखद घटना थी। तो आप इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे, आपको क्या लगा, ये क्या हुआ है? वही है कि वो एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज है और उसके जो मैनेजर साहब हैं वो बगल में एक एडेड स्कूल है, उसके भी मैनेजर वही है बहुत दशकों से। तो उन्होंने उस सार्वजनिक संपत्ति पे, जो कि एडेड स्कूल की संपत्ति है, अच्छा, उस पे अपना प्राइवेट उपक्रम, प्राइवेट कॉलेज खड़ा कर दिया है। जो ये पीजी स्कूल है प्राइवेट है? ये प्राइवेट है, जी हाँ। ये उसका मालिक का है? हाँ, अरविंद करके नाम आ रहा है? बिल्कुल, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर? और उसमें क्या हुआ, ये बच्चा, इसकी एग्जाम फीस जमा नहीं थी और बहुत सारे लोगों की एग्जाम फीस जमा नहीं थी। तो ये बच्चा कह रहा था कि साहब एग्जाम मुझे अपियर कर लेने दीजिए, मैं उसके बाद फीस दे दूंगा। और आप सिर्फ मुझे ही नहीं, आप किसी भी बच्चे को एग्जाम देने से मत रोकिए। बच्चों के पास अभी फीस नहीं है, गन्ने का सीजन आने वाला है, किसान के बच्चे हैं, गन्ना बिकेगा कटेगा तो उसके बाद फीस दे देंगे। अगर आप एग्जाम देने से हमें रोकेंगे तो हमारा तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो मैनेजमेंट को लगा कि जब ये सब बच्चों की आवाज़ उठा रहा है तो ये तो हमारी निरंकुशता को चैलेंज कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने उसको खुद भी तंग किया और पुलिस के माध्यम से भी तंग किया। अच्छा, पुलिस को बुलाया उसको डराने के लिए। फिर उसने बुलाई थी पुलिस या पुलिस स्कूल वालों ने बुलाई थी? स्कूल ने पुलिस बुलाई थी उस लड़के को डराने के लिए, तंग करने के लिए। अच्छा। हाँ, लड़के के मरने के बाद पुलिस उस लड़के के बाबत आई, लेकिन उसके पहले पुलिस जब भी आई थी उस लड़के को डराने के लिए आई थी। तो जब एक सामूहिक लड़ाई को लेकर लड़का खड़ा हुआ था कि साहब सब बच्चों को एग्जाम में अपियर कर लेने दीजिए, गन्ने का पेमेंट आएगा उसके बाद सब लोग फीस दे देंगे, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उसको व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित किया। तो फिर वो लड़का इतना ज्यादा आंदोलित हो गया कि वो किसी तरह पीछे हटने वाला था ही नहीं। जब उसकी बात नहीं सुनी गई, उसने कुछ वीडियोस भी बनाई सोशल मीडिया पर। जी हाँ, बिल्कुल, काफी वीडियोस बना के न्यूज चैनल्स पे बनाई। बिल्कुल, न्यूज चैनल्स पे भी आई है, कुछ न्यूज चैनल्स है, लोकल न्यूज चैनल्स, उन पर वो वीडियो आई। उसके बाद जब उसकी बात कहीं नहीं सुनी गई तो उसने पेट्रोल छिड़क के स्कूल में प्रिंसिपल के रूम के सामने ही, प्रिंसिपल के सामने खुद को आग लगा दी। वो 8 या 9 नंबर कमरा है जहां पर उसने आग लगाई। काफी दुखद घटना है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये पूरा केस, उज्जवल राणा केस, दर्शाने को है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना कोलैप्स और कितना बर्बाद हो चुका है, और कुछ लोगों के हो चुका है, और कुछ लोगों के हाथों में हो चुका है। बिल्कुल, कुछ मुट्ठी भर लोग पूरे देश
के तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे प्रदेश के जो एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कुल शैक्षणिक संस्थाओं के कम से कम 80% को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मुट्ठी भर लोग उस पर कब्जा किए बैठे हैं, कुंडली मार के बैठे हैं और पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर रखा है। और इससे विशेष नुकसान जो है गरीब आदमी का और लोअर मिडिल क्लास का है, क्योंकि अमीर लोग तो अगर इन स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी तो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना पसंद करेंगे। इनमें आज भी गरीबी के बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाई अच्छी होगी उसके बाद भी गरीब के पढ़ने हैं। तो इससे बेसिकली गरीब का नुकसान हो रहा है इन स्कूलों में अव्यवस्था के कारण। तो इस केस में अभी आपको क्या लगता है, मतलब अभी हम देख रहे थे कि अब जाकर वो प्रिंसिपल 16 तारीख को उनके वहां पर मतलब वो अंतिम क्रिया 13वीं थी, तो 15 तारीख को वो गिरफ्तार होता है प्रिंसिपल प्लानिंग से, क्योंकि 16 को है तो 15 को गिरफ्तार करेंगे जिससे भीड़ आक्रोशित ना हो। ऐसा लग रहा है देखने में पूरे केस में। लग क्या रहा है इसमें, मतलब कौन कौन हिस्सेदार है? क्या जो वो जिसका नाम ले रहे हैं परिवार, जो लाला का नाम ले रहे हैं, जिसका स्कूल है जो आप बता रहे हो, क्या उसका भी इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, खुश हो जिसको डालकर तुम जेल में, खुश हो जिसको डालकर तुम जेल में, आज भी है वो तो शामिल खेल में। जो अलाव में नहीं झोंके गए, डाले जाएंगे उबलते तेल में। तो इसमें जो मास्टरमाइंड है और मेन कल्प्रिट है वो कॉलेज का मैनेजर है। ये तो प्रिंसिपल हो चाहे पीटीआई हो, ये सब तो उसके नौकर हैं। अब जो मुख्य आदमी है वो तो जेल गया नहीं है, नौकर तो अपने 10 भेज देगा जेल में, वो उसको क्या फर्क पड़ता है? ये तो सब सैलरीड लोग है ना। मुख्य आदमी अभी तक भी जेल के बाहर है जी। वहीं पर अगर हम बात करें, क्योंकि हम अब तक एक चीज समझते हुए आए थे, हमें मतलब जो आम जनता है, आम जनमानस है, और खासकर बहुत लोगों को यही है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल होता है। जो आपने अभी थर्ड फॉर्म बताई, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को इस बारे में, खासकर उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को पता ही नहीं हुआ ऐसा कुछ, कि इस तरीके से भी स्कूल क्रिएट करे गए हैं कि जो एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट उसमें एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं उनको। हाँ बिल्कुल, सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो क्या कारण है कि आज के समय प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन लेवल वो बहुत हाई चला गया है, और जहीं वहीं पर अगर हम गवर्नमेंट स्कूल या सेमी गवर्नमेंट स्कूल जो एडेड स्कूल है इनकी बात करें, तो इनमें गरीब के बच्चे जैसे आप बता रहे हो, और जो असहाय हैं जिनकी माँ बाप फीस नहीं दे सकते वो पढ़ा रहे हैं, और उनका एजुकेशन लेवल आप बता रहे हो कि बहुत ही बेकार है। तो क्या रीजंस है कि प्राइवेट स्कूल में तो आज भी एजुकेशन एक लेवल पर अच्छी चल रही है कंपेयर टू एडेड स्कूल या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट स्कूल? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, सामूहिक जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी में कोई अंतर नहीं होता। प्राइवेट स्कूल को जो लोग चला रहे हैं उनके अंदर एक स्वामित्व की भावना होती है, सेंस ऑफ ओनरशिप उनके अंदर होती है, वो उस स्कूल को अपना सोच के चलाते हैं। लेकिन ये जो एडेड स्कूल हैं, इनको चलाने की जिम्मेदारी सरकार और प्राइवेट पार्टी दोनों की मिलके है। तो इसलिए कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। जो क्वालिटी कंट्रोलर है, शिक्षा प्रशासन के अधिकारी, वो घूस लेके और अपनी आंखें बंद किए रहते हैं, और जो उसको ऑथोरिटी जो उसको चलाती है उनका इंटरेस्ट केवल अपनी जेबें भरने में है। और जितना ज़्यादा साधन संपन्न स्कूल है, जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी जिस विद्यालय के पास है, आप व्यवहारिक रूप से जाके चेक कर लेना, उसमें उतनी ज़्यादा व्यवस्था मिलेगी। एक मैंने सहारनपुर में एक स्कूल देखा, गांव का नाम बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है। उस स्कूल में संसाधन बहुत कम है, वो एडेड स्कूल है, तो कोई भी नया बंदा आए वो सबसे दान स्वीकार करते हैं, और उसमें इतनी अच्छी व्यवस्था है, इनकम बहुत कम होने के बावजूद भी, कि प्राइवेट स्कूल की तरह वो बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है। कारण क्या है? उनके पास संसाधन कम है, चोरी करने के लिए चीजें कम है। जब चोरी करने के लिए चीजें ही नहीं है तो फिर वहां पे चोर आएंगे ही नहीं। तो मैनेजमेंट उसको ठीक से चला रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होते हैं बाकायदा, किसी भी व्यक्ति से वो लोग दान स्वीकार करते हैं, वो ठीक चल रहा है। किस जगह? सहारनपुर के लुंडा गांव में है शायद वो। अच्छा, हाँ, वो सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, उसका मैनेजमेंट ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि जहां जिस स्कूल के पास संपत्ति जितनी ज्यादा है वहां पे लूटमार उतनी ज्यादा है आमतौर पे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, कांदला कस्बा है शामली के पास, वहां पे आमने सामने 2 स्कूल हैं, एक का नाम है हिंदू इंटर कॉलेज, दूसरे का नाम है नेशनल इंटर कॉलेज। नेशनल इंटर कॉलेज के पास एक भी दुकान नहीं है, एक भी दुकान नहीं है उसके पास। अच्छा। और अगर आप नेशनल इंटर कॉलेज के अंदर कदम रखेंगे ना, आपको लगेगा 5 स्टार होटल में आ गए आप। प्रिंसिपल का ऑफिस ऐसा है, डीएम का ऑफिस ऐसा नहीं होगा, इतना अच्छा चल रहा है वो स्कूल। अच्छा। और जो उसके सामने स्कूल है हिंदू इंटर कॉलेज, उसके पास 72 दुकानें हैं।
ये मान लीजिए अच्छा। कि कांध लेके आधे बाजार का मालिक है वो स्कूल। और उस स्कूल में ये स्थिति है कि बच्चे पानी पीने को भी तरसते हैं। मैनेजमेंट स्कूल में बैठ के शराब पीता है और बच्चों को पानी नहीं मिल रहा। और उसके सामने जो दूसरा स्कूल है जिसके पास संसाधन नहीं है वो बिल्कुल सही चल रहा है। दोनों एडेड स्कूल है और दोनों दोनों aided- सेमी गवर्नमेंट जो मैं बोल रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। जिस स्कूल के पास संसाधन नहीं है हाँ। उसमें बच्चे हजारों की संख्या में है, 2-3 हजार बच्चे होंगे शायद। हम्म। और जिस विद्यालय के पास संसाधन है, 72 दुकानें हैं, आधे बाजार का मालिक है, उस विद्यालय में मेरे ख्याल से 600-700 बच्चे हैं और पूरी बिल्डिंग को सरकार जर्जर घोषित कर चुकी है। ओ तेरी। सरकार ने ये लिख के भेज दिया है संबंधित अधिकारियों ने कि ये स्कूल बच्चों के बैठने के लायक नहीं है। और कैसी दादागिरी ये लोग करते हैं, केवल बच्चे ही नहीं पढ़ा रहे और जैसे आप बता रहे हो दारू भी पी रहे हैं, ऐसे एक दो किस्से और बताओ कि जो आपने नोटिस किए हो। हाँ, कुछ विद्यालयों में तो निरंकुशता की हद हो जाती है जी। एक विद्यालय में मैंने ऐसा देखा, मैनेजर और मैनेजर का बेटा दोनों स्कूल टाइम में, स्कूल आवर्स में स्कूल में बैठ के शराब पीते हैं। एक दिन तो हद हो गई। दोनों बाप बेटा, बाप बेटा। बिल्कुल। बेटे ने शराब ज्यादा पी ली और स्कूल में ही अपनी कार में उल्टी कर दी और फर्श पे उल्टी कर दी। तो विद्यालय के जो सरकारी आदमी है, सरकारी स्टाफ से कह रहा है कि इसको साफ करो। टीचर से? ये मुझे नहीं पता टीचर थे या फिर FPO क्लास स्टाफ था। अच्छा, फिर? हाँ। तो स्टाफ भड़क गया सारा और उच्च अधिकारियों को शिकायत हुई। जब लगा ये तो मामला कंट्रोल के बाहर हो गया तो मैनेजर के लड़के ने और मैनेजर ने एफिडेविट दे के माफी मांगी और वो एफिडेविट मेरे पास है। एफिडेविट में लिखा है बेटे ने कि मैं आज के बाद विद्यालय परिसर में नहीं घुसूंगा और ना ही मैं विद्यालय परिसर में घुस के दारू पीऊंगा और ना ही विद्यालय में उल्टी करूंगा। विद्यालय के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मैं विद्यालय स्टाफ से अपनी उल्टी साफ करवाऊंगा। और मैनेजर ने, लड़के के पिता ने, यह एफिडेविट लिख के दिया कि इस स्कूल के साथ मेरे बेटे का आज के बाद कोई संबंध नहीं है और ये इस स्कूल में नहीं घुसेगा। और इसने यहाँ पे दारू पी के स्टाफ से उल्टी साफ करवा के बहुत गलत काम किया है। उसके बाद होता क्या है, हम लोगों ने मिलके उस स्कूल की जांच करवाई भ्रष्टाचार की। 3-4 बार शिकायत की, स्थानीय अधिकारियों ने सब रफा दफा कर दी। जब काम नहीं चला तो हमने लोकायुक्त में शिकायत की। अच्छा। आप जब लोकायुक्त में शिकायत करके किसी की जांच करवाते हैं, अगर आपकी शिकायत झूठी पाई जाए तो 6 महीने की जेल होती है। जेल जाने का रिस्क लिया क्योंकि ये आपने शिकायत करी थी? शिकायत करता कोई और था। अच्छा, आप हाँ, उसके साथ थे? हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो हम देख चुके थे कि 3 बार सच्ची शिकायत को झूठा कहा गया और रफा दफा हुआ मामला। तो हमें ये डर था लोकायुक्त में शिकायत करते टाइम भी कि हो 6 महीने की जेल हो जाएगी। हो सकता है वहां पे भी झूठा पाया जाए जबकि है तो सच्चा। हाँ। वो 6 महीने की जेल का रिस्क लेते हुए भी शिकायत की, जांच हुई, सारे आरोप सत्य पाए गए और इस हद तक सत्य पाए गए। देखिए, अगर कोई गांव का प्रधान करप्ट है, चोरी तो करता है वो, लेकिन झूठ मूठ को कहीं रजिस्टर में तो एंट्री बनाता है। इस विद्यालय में कहीं झूठे मूठे को भी एंट्री नहीं थी, मैनेजमेंट को भंग कर दिया गया। तो जब मैनेजर को लगा कि मैं पद से हटने वाला हूं तो उसने 2 महीने पहले अपनी इच्छा से त्यागपत्र देके और उस लड़के को मैनेजर नियुक्त करवा दिया, मैनेजर इलेक्ट करवा दिया। किस लड़के को? जो दारू पीता था स्कूल में बैठ के, जिसको एफिडेविट लिखा उसने कि मैं अब कब स्कूल में आऊंगा नहीं। हाँ, जिसने माफी मांग के स्कूल में घुसने से मना किया था, वो लड़का जो, और उसका बाप जो एफिडेविट दे के माफी मांग चुके हैं और कह चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं शपथ पूर्वक कि आज के बाद ये लड़का स्कूल में घुसेगा नहीं। उसी लड़के को इलेक्शन में धांधली करवा के उसी को मैनेजर नियुक्त करवा दिया, जबकि वो लड़का इलेक्शन लड़ने की न्यूनतम अर्हता भी रखता नहीं था। अच्छा। और विद्यालय शिक्षा प्रशासन ने उस लड़के की नियुक्ति को अनुमोदित भी कर दिया क्योंकि सब सांठ-गांठ चलती है। और ये मैं किसी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर जगह पे ये हालत है। तो अगर आपको बच्चों का उत्थान करना है और हमें इन बच्चों का उत्थान होते हुए देखना चाहते हैं, गरीब का उत्थान चाहते हैं, तो उनके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर हम एक एक को पकड़ के ट्यूशन पढ़ाएंगे, इतनी करोड़ों की आबादी है, किस किस को पढ़ा लेंगे हम? अगर हमें गरीब का उत्थान करना है तो हमें इन विद्यालयों की स्थिति को सुधारना पड़ेगा। एक बात ये बोली जाती है कि जब से बीजेपी आई है करप्शन रुक गया है। ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं करप्शन के बारे में कि हम तो करप्शन के खिलाफ हैं, नाम खाएंगे नाम खाने देंगे। पर हम उज्ज्वल वाला ही केस देखें तो उज्ज्वल वाले केस में जो आरोपी है, मतलब जिसके ऊपर अभी तक 7 आरोपी में शायद वो भी एक आरोपी उन्होंने लिखवाया नाम मैनेजर का। हाँ, विद्यालय मैनेजर है। तो विद्यालय मैनेजर का फोटो आता है हमारे सीएम के साथ, योगी आदित्यनाथ जी के साथ। तो क्या सारे जितने भी प्रशासनिक, जितने भी एडेड स्कूल हैं, सेमी स्कूल्स हैं,
इनकी आपस में साठगांठ गवर्नमेंट के साथ है? आपको क्या लगता है इस बारे में? सारे विद्यालयों के जो मैनेजमेंट है, इनकी अलग अलग यूनियंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग सीएम साहब से मिलने जाते हैं। मैं भी एक बार गया था मिलने, मैं लाइन में लग के वापस आ गया। तो मिलने नहीं दिया? नहीं, सबसे तो सीएम साहब मिल नहीं सकते। बिल्कुल। अब सीएम साहब किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, इस बात को सीएम साहब तो डिसाइड करते नहीं है, उनका पर्सनल स्टाफ डिसाइड करता है, ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करती है। और जो ये शक्तिशाली लोग हैं, भूमाफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे कानून माफिया हो, ये सब संगठित अपराधी हैं। और ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए जो उच्च पद पे लोग हैं, उन सबके साथ इनकी साठगांठ रहती है, जान पहचान रहती है। तो गए होंगे मिलने के लिए, तो मिलवा दिया इनको। तो मैं नहीं मानता कि व्यक्तिगत रूप से कुछ इनकी साठगांठ योगी जी से हो सकती है और योगी जी इनको भाव देंगे। मेरा ये पूछना है आपसे कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हो रहा है आज के समय, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं है? क्या वो एडेड स्कूल, वो सेमी गवर्नमेंट स्कूल, उसमें इस तरीके से अपराध हो रहे हैं, इस तरीके से सताया जा रहा है लोगों को, बच्चे आत्महत्या तक कर रहे हैं। अभी एक केस आया है, ऐसे पता नहीं कितने दर्जनों केस आ जाएंगे। एक तरीके से एक पैटर्न मिल गया ना बच्चों को। जैसे उत्पीड़न हुआ, अभी एक बच्चे ने किया है, हालांकि गलत है आत्महत्या करना, मैंने पहले ही बोला आत्महत्या कोई भी समाधान नहीं है, गलत है। पर अगर ऐसे बच्चों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी, हर एक बच्चा ऐसी उत्पीड़ित हुआ फीस के कारणों से, क्योंकि किसान के बालक हैं सारे वेस्टर्न यूपी में, तो खासकर जब उस बच्चे का, किसान आप बता रहे हो कि गन्ना जाता, उसके बाद वो फीस भर देते, इतना भी नहीं रुका जा रहा है सेमी गवर्नमेंट स्कूलों में। तो क्या ये सब चीजें जो हो रही है गवर्नमेंट को नहीं पता? इस केस के बाद तो थोड़ा गवर्नमेंट को एक्टिव होना चाहिए, ये बहुत बड़ा केस है। बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। देखिए, इस मामले में एक बात कहूंगा मैं, मुझे एक बुजुर्ग आदमी ने कहा था, अनाड़ी के हाड़ घिसे खिलाड़ी के औजार। जो एक होशियार कारीगर होता है वो हाथ नहीं लगाता, वो औजार से काम करता है। और जिसमें योग्यता कम है वो हाथ लगाता है, उसके हाथ घिसते हैं। तो मैं कहता हूँ, सरकार अगर अपराधियों को चुन चुन के मारेगी तो कहाँ तक मारेगी? बुराइयों को अगर चुन चुन के खत्म करेगी तो कहाँ तक करेगी? सरकार को एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो ऑटो मोड पे काम करे। उदाहरण के तौर पे सरकार ने कई सारे अपराधियों को चुन चुन के मारा है, लेकिन मैं ये कहता हूं, मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं है, लेकिन मेरा लॉजिक कहता है, आप इसकी जांच कर लीजिएगा जी। जितने अपराध राज्य में होते हैं, जितने लोगों को दिक्कत दी जाती है, 10% भी दिक्कतें भी नहीं होंगी जिनको संगठित अपराधियों ने या फिर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ने दिया है। 90% दिक्कतें किसी का भाई दिक्कत दे रहा है, किसी की बहन दिक्कत दे रही है, किसी का पिता दिक्कत दे रहा है, किसी का बेटा दे रहा है, किसी की पत्नी दे रही है, किसी का पति दे रहा है, पारिवारिक मामले। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर अपराध तो इस तरह के होते हैं। तो अगर आपने जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, अगर उनमें से 2 4 10 20 50 को मार भी दिया, तो जनता को दिखने में तो लगता है हाँ कुछ हुआ है। हाँ। जैसे 80 के दशक में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन था ना, तो लोग उसमें अपनी छवि देखते थे। वो अगर विलेन को पीट देता था तो लोगों को आक्रोश उस फिल्म को देख के शांत हो जाता था। हाँ, बिल्कुल उसी तर्ज पे काम चल रहा है। लोग बहुत तंग हैं, अफसरशाही, भ्रष्टाचार और सरकारी अमले के द्वारा लूट खसोट, दादागिरी, हफ्ता वसूली पूरी खुल के चल रही है। लेकिन किसी बड़े अपराधी का एनकाउंटर हो जाता है, जिस तरह अमिताभ बच्चन के हाथों विलेन को पिटता देख के जनता खुश हो जाया करती थी, उसको देख के जनता का गुस्सा शांत हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को चुन चुन के नहीं मारना चाहिए अपराधियों को। सरकार को एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो ऑटो मोड पे चले जी, और सबको न्याय मिले जी। अब न्याय सिर्फ उस व्यक्ति को मिलता है जिसके साथ कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल कोई सघन अपराध कर देता है, जघन्य अपराध कर देता है। जो जनता की सामान्य दिक्कतें हैं उनको एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। जी, मैं दोबारा उसी टॉपिक पे जा रहा हूँ। क्या ये एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से झज्जर हो चुका है, कोलैप्स होने वाला है, आप बता रहे हैं, बिल्कुल, खासकर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स का, जो एडेड स्कूल्स है, तो क्या गवर्नमेंट को इसमें ये चीजें दिख नहीं रही हैं? क्या गवर्नमेंट इन सब चीजों को नजरअंदाज करके सब कुछ चंगासी वाला एंगल बन रहा है कि सब कुछ बढ़िया है और जो चल रहा है चलने दो, कोई इसके ऊपर बात भी नहीं करने को तैयार है? अभी मैं एक बात बताता हूं आपको, अभी 6 महीने पहले का एक आपने भी सुना होगा, 5000 स्कूल, ऐसे स्कूल बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, क्लोज कर दिए, ये कहकर कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, हम उनको मर्ज कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर स्कूल अच्छे नहीं होंगे
तो बच्चे क्यों जाएंगे उस स्कूल में जब उसमें टीचर ही नहीं होंगे? तो ये जो नीति है सरकार की, कहीं ना कहीं ये एजुकेशन विरोधी लग रही है, क्योंकि 5,000 स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी भूमिका रखते थे। उनको ठीक करने की जगह सरकार स्कूल बंद करके कह रही है कि हम तो मर्ज कर रहे हैं। आपने भी शायद पढ़ा होगा जब आप इसमें इन्वॉल्व हो। देखिए, मैं तो एक प्रो रिफॉर्म व्यक्ति हूँ, मेरा मानना है कि रिफॉर्म होने चाहिए जी। लेकिन समस्या यह है कि गवर्नमेंट मशीनरी नामक बंदूक में जब जब भी रिफॉर्म नामक कारतूस भरा जाता है तो करप्शन नामक बीमारी की वजह से वो कारतूस बैकफायर करता है। सरकार काम करती है अच्छे, लेकिन करप्शन की वजह से उसका फायदे का बजाय नुकसान हो जाता है। एजुकेशन विभाग में 5,000 स्कूल बंद कर देना, ये कहां तक उचित है? आप ये कहकर कि वो झज्जर हो चुके हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, भाई आप एजुकेशन दो ना। मैं किसी भी पार्टी का पहले दिन से सपोर्टर और आलोचक नहीं हूं, मैं पॉलिसीज का आलोचक हूं। पॉलिसीज गलत करोगे मैं विरोध करूंगा। दिल्ली में एक सरकार थी आम आदमी पार्टी, उसने हजारों काम स्कैम करे होंगे, बहुत कुछ गलत करा होगा, पर उन्होंने स्कूल पे काम किया। क्या उसको मॉडल ऑफ R&D लेकर उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे? देखिए, पहले उसके स्कूल ऐसे थे, आज से मैं थोड़ा बात जाऊं जब आम आदमी नहीं थी, स्कूल के जो हालात थे, टीन वाले स्कूल थे, झज्जर स्कूल थे, ना एजुकेशन थी ना कुछ था। आज उन स्कूल में स्विमिंग पूल है। मैं खुद पर्सनली देख के आया हूं, कुछ स्कूल को तो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा है कि वो स्कूल एक टाइम पे झज्जर हो रखे थे, आज वो हालत उन्होंने बदली। बट एवर पॉलिटिक्स छोड़ते हैं, काम अच्छा करा, एक काम की सराहना है। गलत काम किया, लीगल स्कैम पे फंसे हुए, वो बात अलग है, वो उसमें हम पॉइंट ऑफ व्यू रखते नहीं है अपना। काम अच्छा करा उसका समर्थन करना चाहिए, यही एक सभ्य समाज का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार स्कूल बंद कर देगी 5,000 स्कूल, तो गरीब बच्चे कहां जाएंगे? जो एक बच्चा को 200 मीटर दूर पड़ रहा है स्कूल, उसको कहते हैं कि भाई ये 200 मीटर पड़ रहा है, आप 1 किलोमीटर दूर जाइए, वो गरीब बच्चा कहेगा मत जाओ स्कूल, जाकर तू कबाड़ी की दीवार दुकान पे लग। तो ये कहां से उचित है 5,000 स्कूल बंद करना, एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करते हुए देखना और सिर्फ मार्गदर्शन करना कि हाँ हो रहा है? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है वो स्कूल बंद हो रहे हैं जिनमें 4 बच्चे हैं, टीचर है 5, बच्चे हैं 10, टीचर है 15। तो अगर आसपास बहुत सारे स्कूल हैं, और एक बात और भी है, भारत के या उत्तर प्रदेश के रोड नेटवर्क बहुत सुधरे हैं। अब से पहले 2 किलोमीटर के सफर का मतलब था 5 घंटे, 5 घंटे तो नहीं खैर, लेकिन आधा घंटा। अब 2 किलोमीटर के सफर का मतलब है 10 मिनट। तो गांव सिकुड़ गए हैं, गांव से गांव नजदीक आ गया है। और अगर 5 गांवों में 5 स्कूल थे और हर एक स्कूल में 5-5 बच्चे थे, तो क्यों ना एक स्कूल कर दिया जाए? क्योंकि जो स्टाफ उसमें पढ़ा रहा है, अल्टीमेटली उसकी सैलरी सरकार थोड़ी दे रही है, उसकी सैलरी तो हम लोग दे रहे हैं, टैक्स पेयर दे रहे हैं। टैक्स पेयर दे रहा है। Agree. तो उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, उसमें कोई बुराई नहीं है, स्कूल मर्ज होने चाहिए। मर्ज होने चाहिए, मैं डिसएग्री नहीं हूं, पर क्या वो जो स्कूल मर्ज करे गए हैं, क्या उनमें शिक्षा अच्छी हो रही है? वो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। क्या उन स्कूल में, क्या तुमने आप बोल रहे हो कि 5 गांव हैं, उनमें सब में एक स्कूल है, उन सबको मर्ज करके एक गांव में कर दिए, क्या वो बच्चा जो मैं हूं 5 किलोमीटर दूर स्कूल पढ़ने जाऊंगा, वो एजुकेशन जो एजुकेशन ढंग की नहीं है? स्कूलों की संख्या कम होने से व्यवस्था बिगड़ने वाली नहीं है। अगर स्कूल मर्ज करने हैं गवर्नमेंट को, तो उसके कुछ मानक होने चाहिए कि मर्ज होने के बाद किसी भी बच्चे की स्कूल से दूरी 2 किलोमीटर के या ऊपर नहीं होगी, या फिर 1 किलोमीटर के ऊपर नहीं होगी बस। क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की उम्र 20 साल है, वो 10 किलोमीटर भी जा सकता है। लेकिन एक प्राथमिक शिक्षा ले रहा बालक जो 5-6 साल का है, 8 साल का है, जिसका बाप मजदूरी करने गया है, वो माँ किसी और के बर्तन साफ करती है या फिर खेत में लगी हुई है, यही होता है। बिल्कुल, वो 4 किलोमीटर ट्रेवल नहीं कर सकता। अच्छा, इसी बारे में एक चीज मैं और एक्सपोज करना चाहूंगा जी। मेरे एक मित्र हैं, वो प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं जी। तो मैं उनको नसीहतें दे रहा था कि आप लोग अच्छे से क्यों नहीं पढ़ाते, फलाना ढिमका। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज की स्थिति ये आ गई है, सरकार ने इतना ज्यादा क्लरिकल वर्क टीचर को दे दिया है। क्लरिकल वर्क थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में समझे तो, जो काम एक क्लर्क कर सकता है, अच्छा, रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम, अच्छा, वगैरह वगैरह। क्लर्क की सैलरी है 30,000 रुपये, टीचर की सैलरी है 1 लाख रुपए। एक टीचर की सैलरी में 3 क्लर्क आते हैं, और चूंकि वो उस काम के स्पेशलिस्ट हैं, तो वो 3 क्लर्क जो है वो कम से कम 6 टीचर के इक्वल काम करेंगे। ठीक है, यानी कि आप टीचर से क्लर्क का काम लेके 100 रुपए के नोट को 2 रुपए में चला रहे हैं। टीचर से क्लर्क का काम लेके आप
एक सोने के हथौड़े से काम कर रहे हैं। क्लर्क का काम लेके मतलब मैं सेंस नहीं समझ पा रहा हूँ, स्कूल में बाहर से काम आ रहा है या स्कूल का ही मेंटेन हो रहा है? स्कूल का भी काम है, बाहर का भी है, इलेक्शन का काम हो गया, हाँ, है ना? ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जनगणना का काम हो गया, सबसे और बड़ा दो चीज है। बड़ा सबसे गलत मुद्दा है कि कहीं भी कुछ होंगे तो बस गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स है उनको उठाओ और उठाकर उनको ले चलो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलती है सरकार ये की। बहुत ही इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल को डिफाई किया जा रहा है। जो काम क्लर्क की सैलरी 30,000 है, टीचर की सैलरी 1 लाख रुपए है, वो ज्यादा स्किल्ड आदमी है, उसको आपने क्लर्क के काम में लगा दिया, क्योंकि क्लर्क का काम तो अगर पिछड़ा का वो दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट फाइल आगे बढ़नी है तो बढ़नी है, अगर नहीं बढ़ी तो पता चलेगा। लेकिन बच्चे ने जो आज सीखना था उसने नहीं सीखा, उसकी तो कोई डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं है, कहीं कोई उलझ के खड़ा नहीं होता, तो उस काम को पेंडिंग कर देते हैं और एडमिन काम में लगे रहते हैं। पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब क्या होगा फिर इस देश का, इस देश के भविष्य का क्या होगा? वो बच्चा जब पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं, वो क्या नौकरी पाएगा, या फिर क्या वो लोगों को नौकरी देने की सोचेगा? वो गरीब का बच्चा है, तब का वो गरीब ही रहेगा, वो मानसिक रूप से भी गरीब रहेगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं मिल पाई उसको उस लेवल की, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, ना उसके पास जमीन है कि वो खेती कर ले। देखिए अतुल जी, मेरा मानना यह है कि चिंता के लिए जानकारी शर्त है, जिसे जानकारी है उसे चिंता है। तो आपके पॉडकास्ट में आने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि जिस तरह मैं चिंतित हूं क्योंकि मुझे जानकारी है जी, तो अन्य लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो भी चिंतित हों जी। और इस दिशा में सरकार कुछ कदम उठाए। सरकार अभी तो फिलहाल लगता नहीं है कि कोई कदम उठा रही है। पिछले 7-8 साल हो चुके हैं। इससे पहले ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो बहुत अच्छा कर रही थी, वहां पे उससे तो वो भी बदतर से बदतर ही थे उस वक्त भी। पर आज भी 7 साल होने के बाद भी हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का सुधरता हुआ नहीं दिखता है। देखिए तो जी, मेरा मानना यह है कि पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन के बीच के अंतर को करप्शन कहते हैं। सरकार में जो चुने हुए लोग बैठे हैं ना, उनका काम है पॉलिसी मेकिंग करना और इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करना। सरकार पॉलिसी बहुत अच्छी अच्छी बना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के तौर पे तुगलक को सबसे पढ़ा लिखा बादशाह कहा जाता है, जिसने दिल्ली राजधानी शिफ्ट की थी, जिसने घोड़ों के पीछे बांध बांध के लोगों को घसीटा था। लेकिन उसने एक अच्छा कदम उठाया था दिल्ली को शिफ्ट करने का, सेंट्रलाइज पोजीशन पे लेके आने का, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन गलत हो गया था। तो उस कदम का फायदा होने के बजाय नुकसान हो गया पब्लिक को और देश को। वही काम आज हो रहा है। सरकार बहुत ही अच्छी अच्छी नीतियां बना रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उसको इंप्लीमेंट ठीक से कर नहीं रही है, अपनी जेब भरने में लगी हुई है। और एक जो सबसे बड़ी बात सामने आई है ना, अब से 5, 7, 10 साल पहले, 20 साल पहले लोग सोचते थे कि राजनेता करप्ट हैं और सारी व्यवस्था इन लोगों ने बिगाड़ रखी है, अगर कोई ईमानदार आदमी आकर शीर्ष पे बैठेगा सब सुधर जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं ज्यादातर लोगों का मानना यह है, जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दी, शायद वो भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि योगी जी एक फिजिकली ऑनेस्ट पर्सन है, आर्थिक रूप से वो एक ईमानदार आदमी है। लेकिन ईमानदार तो मनमोहन सिंह भी थे। कोयला घोटाला हुआ, मनमोहन सिंह पे उंगलियां क्यों उठी? क्यों? उनके सत्ता में, उनके राज में हुआ। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। ये बात सुषमा स्वराज ने मनमोहन जी को कही थी पार्लियामेंट में। आज यही बात मैं योगी जी से कहता हूं, साहब आप तो ईमानदार हैं, अब मेरे सिर में लाठी आप मार रहे हैं या एक ब्यूरोक्रेट मार रहा है, चोट तो मुझे उतनी लगने वाली है। राइट। तो ब्यूरोक्रेसी ने पूरा धमाल मचा रखा है करप्शन में, और अब स्पष्ट हो गया है कि सरकारों के बदलने से स्थिति बदलने वाली नहीं है। सारी दिक्कत ब्यूरोक्रेसी के साथ है। ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल वो की वही बनी रहती है, इसके तो कोई इलेक्शन होते नहीं है। मेरा इसमें आपके लिए एक पॉइंट है कि अगर ब्यूरोक्रेसी करप्ट है तो उसके ऊपर नकेल कसना ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सरकार का काम है। बिल्कुल। एक हमारे पास हथियार था आरटीआई, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। आज वर्तमान के समय में वो कमजोर किया जा रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। हम जैसे कोई भी विभाग है, उस विभाग में मुझे लगता है करप्शन हुआ है, मुझे जानकारी चाहिए, मैं आईटीआई लगा दूंगा, वो आईटीआई इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी, मेरे पास एक टाइम है, एक विंडो है, वो आएगी। आज के समय वो विभाग कमजोर किया जा रहा है सर। हाँ, आरटीआई का उसका बजट हर साल कम होता जा रहा है। तो एक तरीके से जब बजट ही कम हो जाएगा आरटीआई का, पूरे विभाग का, अब आप बजट ही कम कर दोगे तो जहां पहले संख्या 100 बंदों की थी, आज वहां 5 बंदों की रह गई, तो आपको आंसर्स कैसे मिलेंगे? आंसर्स भी नहीं मिल रहे लोगों को। जी हाँ, ये मेरा भी यही मानना है। देखिए, जब भी किसी सामाजिक बुराई को खत्म करने की बात आती है, तो जिन लोगों को उस बुराई का लाभ मिल रहा था, उस बुराई के जो लाभार्थी होते हैं, वो हमेशा विरोध करते हैं उस बुराई
के साथ लड़ाई का। उदाहरण के तौर पे जमींदारों ने कभी नहीं चाहा कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाएं। तो जवाबदेही तय हो, ट्रांसपेरेंसी आए, ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं चाहती। लीडरशिप जो है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो तो केवल पॉलिसी तो बना सकती है, इंप्लीमेंट तो ब्यूरोक्रेट ही करेंगे उसको। और लीडरशिप के पॉलिटिकल सलाहकार भी जो हैं वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये सलाह उस तरह की देते हैं जिसमें लगे कि हाँ कुछ हो रहा है लेकिन होए कुछ नहीं। तो निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की आवश्यकता है और आरटीआई को मजबूत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल हाँ। क्योंकि आरटीआई मजबूत होगी तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारे तक सही वक्त पे आएगी। बिल्कुल। अगर कोई भी इंसान कहीं भी बैठा है उसके पास अधिकार होना चाहिए आरटीआई लगाकर उस विभाग की जानकारी लेने का। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसा तो होता दिखता नहीं है ना सर। हाँ, पहले के मुकाबले आरटीआई एक्ट की धार कुछ कुंद की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बजट भी कम किया गया है सर। हाँ हाँ, बजट को हम चेक करें, लगातार बजट घटता जा रहा है। उसके एग्जैक्ट आंकड़े मेरे पास है नहीं। हाँ, आप जो कह रहे हैं आप ठीक ही कर रहे होंगे। जी जी। एजुकेशन पे मेरा लास्ट सवाल है कि कैसे कोई आपके पास रोड मैप है, आप इतने दिनों से 3 साल से आप लगे हुए हैं, एजुकेशन सिस्टम को समझ रहे हैं, तो एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है? गवर्नमेंट को हम, मतलब आपकी तरफ से क्या सुझाव होंगे कि जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल और एडी या सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव किया जाए? देखिए, मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट रिफॉर्म तो लेके आई है, लेकिन वो सारे रिफॉर्म सिलेबस संबंधित है, वो एकेडमिक रिफॉर्म्स हैं। एजुकेशन सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। यहाँ पे प्रशासनिक सुधार बहुत ही बड़े स्तर पे होने चाहिए और जो प्रशासनिक कार्यालय लूट के अड्डे बने हुए हैं इनमें सुधार आना चाहिए और मैनेजमेंट कमेटीज में लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, ईमानदारी से इलेक्शन होने चाहिए और ये जो मैनेजमेंट के लोग विद्यालयों के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं इस पर रोक लगनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए जी। और एकेडमिक हेड विद्यालय के प्रिंसिपल साहब जो होते हैं उनको राजकीय कर्मचारी होना चाहिए। उनको प्रिंसिपल साहब अगर मैनेजमेंट के हाथ की कठपुतली होंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर गिरने वाला है। सारे एडेड विद्यालयों के प्रिंसिपल्स राजकीय कर्मचारी होने चाहिए और उनका होल्ड मैनेजमेंट से नहीं होना चाहिए, मैनेजर से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। वो भी जो एडेड स्कूल्स हैं उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, आप कह रहे हो कि वो भी गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो। बिल्कुल। गवर्नमेंट उनको ट्रांसफर दे, गवर्नमेंट ही उनको सब कुछ करे। हाँ 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 जी। सैलरी तो गवर्नमेंट देती है, सैलरी गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। अच्छा अच्छा। अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, हिसाब जो है विद्यालय का उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उसमें प्रिंसिपल का दखल होना चाहिए, क्योंकि सरकारी आदमी फिर भी कुछ गलत करता हुआ डरता है, उसको अपनी नौकरी की चिंता है। मैनेजर तो आधे तो नशेड़ी बैठे हुए हैं, इनको किस बात की चिंता है, कोई इनका क्या बिगाड़ लेगा। एक बात हो रहा है, सही बात। जो भ्रष्टाचार से लड़ने वाली एजेंसीज हैं उनमें से कई ऐसी है जो केवल सरकारी आदमी यानी कि लोक सेवक के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। उदाहरण के तौर पे लोकायुक्त में आप शिकायत केवल लोक सेवक की कर सकते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। किसी विद्यालय के मैनेजर की शिकायत आप कर ही नहीं सकते लोकायुक्त में, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अगर करप्शन वही कर रहा है, और हाँ करप्शन वही कर रहा है, तो प्रिंसिपल अगर राजकीय कर्मचारी होंगे, पहली बात तो वो लीगल स्क्रूटनी से डरेंगे, एक एग्जाम पास करके आएंगे, काबिल आदमी होंगे। दूसरे, वो मैनेजमेंट के दबाव में नहीं रहेंगे। तीसरे, जब अकाउंटिंग में उनका दखल होगा तो वो मैनेजर को अकेले नहीं खाने देंगे, वो कहेंगे कि पैसे तो खा रहे हो तुम बच्चों को, इससे क्या जेल जाऊंगा मैं, वो आवाज उठाएंगे। तो प्रिंसिपल का राजकीय कर्मचारी होना बेहद आवश्यक है। वहीं पर हम बात करें, जैसे हमने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर बात करी अभी तक, अब हम बात करेंगे करप्शन पर। और एजुकेशन सिस्टम में आपने काफ़ी हद तक बताया कि करप्शन किस तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो करप्शन है इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि एक भी विभाग ऐसा नहीं है जहाँ पर करप्शन ना हो। आपका क्या मानना है? देखिए, इसमें सरकार को जो उपाय करने हैं वे कोई एक उपाय नहीं है, एक से ज़्यादा उपाय हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा जी। जब कोई कार वाला किसी बच्चे को टक्कर मार के भागता है तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो पकड़ा जाए, आप भी ये चाहते हैं कि पकड़ा जाए। लेकिन जब वो टक्कर आपकी कार से लगती है तो आपको लगता है कि मैं ना पकड़ा जाऊं। इस बात को सबसे पहले मोंटेस्क्यू ने समझा था और उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी बनाई थी। उन्होंने कहा था कि राजकीय शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होनी चाहिए,
इसको 3 हिस्सों में बांटिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ए बी का ध्यान रखेगा, बी सी का और सी ए का। एक तो हमें इस पे काम करने की आवश्यकता है। अगर कातिल और मुंसिफ एक ही आदमी होगा तो कातिल कभी नहीं पकड़ा जाना। अगर कोई सिपाही या दरोगा सड़क पे खड़े होकर ट्रक वालों से पैसे ले रहा है, आप उसकी शिकायत कीजिए, उसकी जांच करेगा उसका कप्तान। कप्तान खुद जांच नहीं करेगा, उसके एसओ को जांच देगा वो, और एसओ ने और कप्तान ने मिलकर तो उसको खड़ा किया ही है। जो पैसे कमाता है वो, उसके पास तो उसके 10% ही पैसे बचते हैं, बाकी तो सब एसओ पे और कप्तान पे जाते हैं। तो एक तो जब भी किसी राजकीय कर्मचारी की शिकायत हो, उसका इमीडिएट बॉस या उसके जिले का कोई भी अधिकारी उसकी जांच ना करे। सारी जांचें सरकारी आदमी की तटस्थ होनी चाहिए। दूसरी, करप्शन के विरुद्ध लड़ाई में जो सबसे अहम कड़ी है उसका नाम है शिकायतकर्ता। जो लोग चाहते हैं कि करप्शन चलता रहे, वो किसी न किसी तरीके से शिकायतकर्ता को हतोत्साहित करते हैं। पहली बार शिकायत पे एक्शन नहीं होगा, उसको चक्कर कटवाते रहेंगे, उसको बोलेंगे ना कुछ नहीं हो रहा, खाम का परेशान हो रहे हो। उसको मन, वचन और कर्म से हतोत्साहित किया जाता है। जो लोग चाहते हैं कि करप्शन मिटे, सबसे पहला काम जो उनको करना है वो शिकायतकर्ता को प्रोत्साहित करने का कार्य करना है। वे प्रोत्साहन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट है या कुछ अन्य चीजें हैं, तो उनका लाभ मिलता है उसमें। अगर किसी शिकायतकर्ता ने विजिलेंस से किसी सरकारी आदमी को घूस लेते हुए पकड़वाया है, तो उसको सर्टिफिकेट मिले जब वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करे। आप कह रहे हो कि प्रोत्साहन मिले उसको, मतलब अप्रिशिएट किया जाए। हाँ, अप्रिशिएट किया जाए, और मॉनेटरी टर्म्स में भी और प्रमोशनल टर्म्स में भी, अलग अलग तरीके से। जहां बहुत सारे प्रोत्साहन हो सकते हैं वो बैठ के सोचना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया कि जब भी कोई इंसान विजिलेंस से किसी सरकारी आदमी को घूस लेते हुए पकड़वाए तो उसको कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए जी, ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए वो जी। दूसरी बात, अगर किसी भ्रष्टाचार की शिकायत हुई है और जांच अधिकारी ने रफा दफा किया है, तो जो उससे आगे दोबारा शिकायत हो वो उस भ्रष्टाचार की ना हो, वो उस अधिकारी की हो जिसने रफा दफा किया है। यानी कि एक ही मामले में अगर दोबारा जांच होती है या कोई दूसरी एजेंसी जांच करती है, तो उसका पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू हो जांच करने का, वो ये हो कि हमसे पहले जिस अधिकारी ने जांच की जी, उसने इसको जानबूझ के लिपापोती तो नहीं कर दी। अच्छा। मेरा मतलब यह है कि जांच अधिकारी को अधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। लोकायुक्त में जो नियम है कि जो अगर झूठी शिकायत पाई जाएगी तो 6 साल की सजा होगी। इसमें ये ऑप्शन होना चाहिए कि या तो 6 साल की सजा होगी या 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। बहुत सारे लोग स्पष्ट भ्रष्टाचार देख के भी लोकायुक्त में शिकायत इस 6 महीने की जेल की डर से नहीं करते। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भय होता है कि अगर गलती से गलत साबित हो गए, हालांकि वो गलत नहीं है, हाँ, पर अगर घूसखोरी ने वहां पर भी करप्शन करके उन्हें गलत साबित कर दे तो 6 महीने की काटनी पड़ेगी। हाँ, तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए कि चाहे तो आप 6 महीने की जेल काट ले, चाहे आप 2 लाख रुपए का जुर्माना भी दे दें। जब ऑप्शन रहेगा ना तो इंसानों का कॉन्फिडेंस रहेगा, भाई अगर जेल होने लगी तो कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए देकर छोड़ जाऊंगा। दूसरी, विजिलेंस और लोकायुक्त और लोकपाल, सीबीआई, ये सब जो भ्रष्टाचार रोधी एजेंसीज हैं, इन सब की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। और सरकार को थोड़ा प्रमोशन पे काम करना चाहिए। जैसे मोदी जी ने स्वच्छता मिशन चलाया, इसी तरीके से भ्रष्टाचार रोधी मिशन भी सरकार को चलाना चाहिए। लोग बहुत इज्जत करते हैं मोदी जी की भी और योगी जी की भी। उनको व्यक्तिगत रूप से इस मुहिम में जुड़ना चाहिए और प्रचार के द्वारा टीवी पे एड्स करके अपने भाषणों में लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। एक चीज और है, अगर हम समझे चीजों को कि आफ्टर बीजेपी, ऐसा नहीं कि पहले हालत बहुत अच्छी थी, पर बीजेपी के बाद करप्शन जिसके दावे करे जाते हैं हमने कम किया है, वो कम होता नहीं दिखा है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और वो भी 1-2 गुना नहीं, वो भी 4x से, मतलब 4 गुना बढ़ा है। आपको क्या लगता है ये? देखिए, जहां तक मेरा विचार है, मेरा मानना यह है कि भाजपा सरकार की नीयत थी करप्शन को रोकने की, लेकिन उसके लिए इन्होंने गलत इलाज कर दिया इस करप्शन का। उन्होंने जितने भी शिकंजे कसे हैं वो जनता के ऊपर कसे हैं, सरकारी आदमी के ऊपर इन्होंने कोई शिकंजा नहीं कसा। इनको ये लग रहा था कि जनता का नेचर है करप्ट होने का और जनता करप्ट है, तो सारे शिकंजे जनता के ऊपर कसे गए हैं, सारे फिल्टर जनता के ऊपर लगाए गए हैं, सरकारी आदमी के ऊपर कोई फिल्टर नहीं लगाया गया। तो सरकार को अपना ध्यान ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगाने पे देना चाहिए। अच्छा,
ये सबसे मुख्य बात है। और दूसरी बात यह है कि देखिए भाजपा सरकार को ये समझना चाहिए कि जनता ने उनको इतनी शक्ति दे दी है कि सरकार भी वो है और अपोजिशन भी वो है। अपोजिशन को जनता ने खत्म ही कर दिया लगभग। सरकार भी बीजेपी है और अपोजिशन भी बीजेपी है। तो अगर ओपोजिशन का मेन काम है सरकार की बुराइयों पे हल्ला मचाना, सरकार के करप्शन पे हल्ला मचाना, जब ओपोजिशन भी आप ही है तो फिर यदि भाजपा का कोई आदमी करप्ट होता है तो सरकार को उसके ऊपर कोई रहम नहीं खाना चाहिए, अपने बंदे पे और भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वैसा होता तो दिखता नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वहां पे जहां पर करप्ट लोग हैं वो उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हाँ, ये गलत है। आप देखो बड़े से बड़ा करप्शन कोई करता है, उसके आरोप लगाते हैं ये महाराष्ट्र में। हाँ, एक नेता के आपने सुना होगा, फिर बाद में उसके जाके गले मिल जाते हैं। अभी 3 दिन पहले गालियां दे रहे थे उसको और फिर 3 दिन बाद उनसे गले मिल रहे हैं। तो करप्शन तो सबसे ज्यादा, अगर हम समझे चीजें माने, तो करप्शन तो हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है ये। और भाजपा ने जितना करप्शन को प्रोत्साहित किया है, न्यूट्रलाइज करा है, उतना तो किसी पार्टी ने नहीं किया आज तक। देखिए ये बेहद आश्चर्य का विषय है। अगर भाजपा की सरकार बहुत मुश्किल से बनी होती अलग अलग जगहों पे तो इनकी मजबूरी थी खराब लोगों को अपनी पार्टी में लेना। लेकिन जब जनता ने इनको इतना प्रचंड बहुमत दिया है तो इनको एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता है। जो खराब व्यक्ति है उसके ऊपर इनको कोई रहम नहीं करना चाहिए और इनको ये समझना चाहिए कि वो किस कैरेक्टर का आदमी है। जो आपका कोर वोटर है वो किस कैरेक्टर का आदमी है, उसकी भावनाओं को इनको सम्मान देना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। बस लूटो लूटो इंडिया कैंपेन चल रहा है। अगर हम चीजों को समझे उस तरीके से कि हर कोई नेता, हर कोई ब्यूरोक्रेट्स लूटने में लग रहा है देश को, कि लूटो इस देश को, और अपने बच्चे सबके सेटल विदेश में हैं और अपने बच्चों को वहां सेटल कर रखा है, यहां से लूटो और भागो। देखिए लूट के भागने वाला सीन तो पॉलिटिशियन का होता है। जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, भाजपा की सरकार आने के बाद जो संगठित भ्रष्टाचार है वो तो कम हुआ है। यानी कि पहले की सरकारों में था कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन पे वसूली चल रही है और थानों से पैसे इकट्ठे होके ऊपर जा रहे हैं, वो सब तो अभी हो नहीं रहा है। जितने भी करप्ट लोग हैं ना वो सब अपने लेवल पे लगे पड़े हैं। तो हिस्सा तो जाता को नेता को, मुख्यमंत्री जी उसको कंट्रोल करने में या उसको देखने में अभी असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं। असमर्थ दिखाई दे रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उनका समर्थन है। समर्थन तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो। नहीं, ऐसा भी हो सकता है समर्थन हो, कहीं ना कहीं समर्थन हो कि बैकग्राउंड में देख रहे हो कि हाँ चल रहा है तो चलने दो। भाई देखिए मैं तो सच बोलने वाला आदमी हूँ जी, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मेरी आत्मा इस बात को नहीं मानती। मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार आदमी है, ऐसा मैं सोच के। अच्छा, आपका है मानना है। और जो चल रहा है वो जानकारी के अभाव में चल रहा है। ठीक है, अब हम इस करप्शन के मुद्दे को लेके जाएंगे थोड़ा सा आपके 20 साल के उस अनुभव को। उस अनुभव में आपने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी? क्योंकि जो सिविलियंस हैं जो बाहर बैठे हैं, जो कभी आर्मी में नहीं गए, उनको लगता है कि आर्मी जो है हमारी, जो हमारी एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, वो बड़ी ही मतलब ट्रस्टवर्दी है और हम सब ट्रस्ट करते हैं। मैं भी बहुत ट्रस्ट करता हूँ। व्हाट यू थिंक कि क्या आर्मी में, मतलब एयरफोर्स में, आप एयरफोर्स के सर्व करके आए 20 साल, क्या एयरफोर्स में क्या करप्शन नहीं है? देखिए किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे सबसे अधिक भ्रष्टाचार किस विभाग में है, अगर वो सरकारी आदमी है तो वो अपने विभाग में बताएगा, क्योंकि उसने अपने विभाग का देखा है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उस विभाग में है जहां ट्रांसपेरेंसी कम है, जहां लोग झांकते कम है, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो सेना हो। और हाँ, सेना में कोई देखना नहीं चाहता, कोई देखने नहीं जाएगा वहां पे। बाहर की एजेंसियां इन्वॉल्व नहीं होती हैं। सेना पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और तटस्थ एजेंसियों को वहां पे जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। जब शिकायत होती है, शिकायतकर्ता को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है, क्योंकि करप्शन वो लोग करते हैं जो पावर में बैठे हैं और पीड़ित कौन है? जो शक्तिहीन आदमी है प्रशासन में। अब अगर एक सिपाही एक कर्नल की शिकायत करेगा तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा वहां पे? नहीं कर पाएगा। मतलब ट्रांसफर हो जाएगा। क्या होता है आपका प्रोसेस, क्या होता है अगर कोई कर्नल की शिकायत करता है, क्या प्रोसेस है उसका? देखिए प्रोसेस तो उसका ये है कि सबसे पहले जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से ये एप्लीकेशन आगे बढ़ती है, और जब लोकल ऑफिसर के पास आप उनसे बड़े ऑफिसर की शिकायत लेके जाएंगे तो आपको समझा बुझा के बैठा देंगे। तो सबसे बड़ा अंतर ये आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि करप्शन की शिकायत करता है तो उसकी एप्लीकेशन बॉटम अपवर्ड नहीं चलनी चाहिए, वो टॉप डाउनवर्ड चलनी चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। और शिकायतकर्ता को कुछ संरक्षण देना चाहिए। सेना में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और सेना पे तो विशेषता ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इस बेसिक पॉइंट्स मैं इलेबोरेट नहीं कर पाऊंगा। कैसे, किस तरीके का करप्शन होता है, आपने क्या ऑब्जर्व करे? देखिए सेना में सबसे बड़ा जो करप्ट डिपार्टमेंट है वो तो है MES,
मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो निर्माण विभाग है ना, जो सड़कें बनाता है, जो बिल्डिंग्स बनाता है, सेना की दीवारें ऐसी है, आप उनमें टीवी नहीं टांग सकते। अगर आप उसमें ड्रिल करके और एक कील ठोकेंगे ना, तो वो कील हाथ लगाते ही बाहर आ जाएगी, इतनी कमजोर दीवारें हैं, कहने सुनने वाला कोई है नहीं। पर ये बोला जाता है कि जो सेना काम कर देती है वो तो बहुत मजबूती से होता है, उसमें करप्शन फ्री चीजें होती हैं, ऐसा एक भाई कहने में रोने में धरती आसमान का अंतर है जी। धरती आसमान का अंतर है। एमईएस पे तो सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप अपने आसपास देखना, अगर कोई व्यक्ति एमईएस में साधारण कर्मचारी से भी रिटायर होगा ना, तो उसको घर जाके देखना कैसा होगा। करोड़पति या अरबपति तो खैर मैं नहीं कहूंगा, इतना करप्शन है। हाँ हाँ हाँ, भयंकर। तो जो लोगों का एक मानना है, जो लोग एक चीज मानते हैं कि बिल्कुल सेना में करप्शन नहीं है, हमारी सारी सेना बहुत अच्छी है, तो आप तो मतलब एक तरीके से लोगों का मिथ तोड़ रहे हैं। मिथ टूटना चाहिए साहब, सेना की चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए, चलो ये अच्छी बात है। लेकिन इस बात को पहले तो वो लोग सोचेंगे जिनको इस बात के पैसे मिल रहे हैं, जिनकी कई कई लाख रुपए तनख्वाह है, उनको तो पहले सोचना चाहिए कि आप ऐसे खराब काम ना करो कि लोगों को बाहर जाके बोलना पड़े। सेना पे सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो करप्ट सिस्टम चल रहा है ना, इससे सेना की एफिशिएंसी भी कम होती है, सैनिक अपने लीडर्स के ऊपर विश्वास खोते हैं। और एमईएस का मैंने नाम लिया, एमईएस की तो ये हालत है कि जो कमीशन अधिकारी है ना, वो भी चक्कर ही मारते रहते हैं एमईएस में। उनको पता है कि उनके घर में गलत हो रहा है, घर बन रहा है या कोई मरम्मत होनी है, पीछे पीछे घूमते रहते हैं ऐसे ही, कोई जवाबदेही नहीं है, कुछ नहीं है। घर में किसी के रिपेयर होनी है, हाँ, वो 50 चक्कर लगाएगा एमईएस के, और जो रिपेयर करने आएगा ना, बिल बनाएगा कुछ, लेपापोती करके चला जाएगा कुछ। वो मतलब 10,000 का बिल बनाएगा और 1,000 रुपए 2,000 काम नहीं करेगा, 1,000 का काम नहीं करेगा वो। और ये सबकी जानकारी में है, एमईएस की बात तो सबकी जानकारी में है। एमईएस पे सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खाली एक डिपार्टमेंट है या और भी कुछ है? क्या क्या मैं आपको बताऊं, क्या क्या मैं आपको बताऊं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने एक बात और ऑब्जर्व करी कि जो ऑफिसर शाही है, जो नौकरशाही है, हमने सेना के अंदर बड़ी देखी है। और हमने बहुत सारे ऐसे आर्मी पर्सन्स देखे हैं, आर्मी वाले देखे हैं, आर्मी में खासकर, कि वो विरोध कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका जो उनसे बड़ा जो ऑफिसर है, उनका अफसर है, वो उनका उत्पीड़न कर रहा है। तो ऐसी काफी सारी न्यूज हमारे सामने आती रहती है। तो आपका क्या मत है कि ऑफिसर शाही जिस तरीके से इलेबोरेट हुई है अंग्रेजों के टाइम से अब तक, तो क्या इसके ऊपर कुछ है ऐसा कुछ या नहीं है? देखिए, सेना में कल्चर अभी तक भी आज़ादी के पहले वाला ही चलता आ रहा है। आज़ादी के पहले ज़्यादातर ऑफिसर अंग्रेज थे और ज़्यादातर सोल्जर्स भारतीय थे। तो उस ज़माने में ये सेवादारी की प्रथा थी। सैनिक अधिकारी के घर जाएगा, वो उसके घर के काम भी करेगा, उससे नौकर जैसा बर्ताव किया जाएगा। अब उसमें कुछ अन्य बहाने जोड़ दिए गए, लेकिन वो प्रथा अब तक वैसे की वैसे ही चली आ रही है। जो सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए एनरोल और ट्रेंड हुआ है, उससे अगर आप अपने घर में व्यक्तिगत काम कराओगे तो उसका मोरल तो वहीं डाउन हो जाएगा। ये बेहद गलत है। और जब भी इसको एबलिश करने की बारी आती है, तो जो इसके लाभार्थी हैं वो किसी ना किसी बहाने से इसको कंटिन्यू करवा देते हैं। वो कहते हैं कि अफसर के घर में रेडियो सेट है, ये तो उसको ऑपरेट करेगा, या अन्य कुछ ना कुछ बहाने से वो, मतलब ये इस तरीके से कह देते हैं कि अफसर के घर में अगर ऐसा कोई बाहर का सिविलियन रहेगा तो उसकी कहीं ना कहीं डर होगा कि वो किसी के साथ मिलके कुछ गलत हरकत ना कर दे, उसके फैमिली के साथ नुकसान ना पहुंचा दे, कुछ इंफॉर्मेशन लीक ना कर दे। इस काइंड ऑफ बोल रहे हो आप? नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कहने का, जब पिछली बार जब सेवादारी प्रथा को एबोलिश करने की बात आई थी, तो बहाना ही मारा गया था कि अफसर को उसके एक साथी की जरूरत है जो कि उसके रेडियो सेट को ऑपरेट करेगा, या और भी बहाने मारे गए थे कि उसके साथ दूसरा आदमी होना चाहिए और वो उसके केवल ऑफिशियल काम करेगा। अच्छा। लेकिन जब वो उसके घर में चला ही जाएगा और वहां पर टाइम स्पेंड करेगा, तो खाली घर बैठने देगा? ये व्यवहारिक नहीं है कि उसको खाली बैठने देगा। वो कभी कहेगा बच्चे को स्कूल छोड़ के आओ, कभी बोलेगा सब्जी लेके आओ, मेरी वाइफ को यहाँ लेके जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो कपड़े धोने के लिए भी कह सकता है। अच्छा जी। हाँ, अक्सर होता है। मतलब ये एयरफोर्स में भी है या फिर? नहीं, एयरफोर्स में ये नहीं है, आर्मी में ही है। हाँ आर्मी में है ये। और जब एयरफोर्स के अधिकारियों का काम चल सकता है सेवादार के बिना,
या अच्छा, एयरफोर्स में सेवादारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एयरफोर्स में तो प्रतिबंधित है किसी भी सैनिक का अधिकारी के घर जाना। सैनिक अधिकारी के घर जाते ही नहीं है, कुछ काम होगा तब भी नहीं अच्छा। आएगा। हाँ, अगर आप सैनिक है और आपका भाई अधिकारी है, हाँ जी। तो उसके घर भी आप छुपते छिपाते जाएंगे, अवॉइड करेंगे जाना आप। मतलब कानून के खिलाफ एक तरीके से, हाँ, जो भी बिल्कुल। उसके कानून है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आर्मी में ये सेवादारी का है, इसके पीछे एक लॉजिक जो देते हैं लोग, मैं भी चीजें पढ़ रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े अफसर्स हैं उनके अंदर अगर सिविलियंस जाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें होंगी, जो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो घर में बातचीत होती है, या फिर अफसर के पास कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन सब चीजों को छेड़खानी कर सकता है एक जो सिविलियन नहीं, होगा। ये बिल्कुल झूठा बहाना है। एयरफोर्स के पास इतनी महंगी मशीनरी है, आर्मी के पास तो है भी नहीं। जब एयरफोर्स के अफसर के घर में प्राइवेट आदमी काम कर सकता है, तो आर्मी के अफसर के घर में क्यों नहीं कर सकता? प्राइवेट आदमी जो होता है वो नियुक्त कौन करता है? वो खुद व्यक्ति करता वो है। खुद रखते हैं वो, और उनके जो बंगलोज भी बने हुए हैं उनमें सर्वेंट क्वार्टर अलग होता है, बाकायदा नौकर को रखने की जगह होती है। तो ऐसी आर्मी में भी सर्वेंट क्वार्टर अलग होता है? आर्मी के अफसर सर्वेंट रखते ही नहीं, उनको जरूरत क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं भ्रष्टाचार क्या है कि जी। ऐसी स्थिति है, जिसके पास जो उपलब्ध है वो खा रहा है, जिसके पास पैसे खाने का स्कोप है वो पैसे खा रहा है, जिसके पास मटेरियल खाने का स्कोप है मटेरियल खा रहा है। आर्मी में क्या है, आदमी है, आदमियों को समूह तो आर्मी है, तो वो आदमी खा रहे हैं। जिन सैनिकों को अपनी ट्रेनिंग पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, और आर्मी तो फिर भी ठीक है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना, उनकी हालत इतनी बुरी है कि जैसे अधिकारियों ने सीआरपीएफ, बीएसएफ सीआरपीएफ हाँ, अधिकारियों ने अपने गांव तक सोल्जर्स भेज रखे हैं खेती करने के लिए, हैं? गांव में भेज रखे हैं। ये आज की स्थिति है? 5 साल पहले तो थी, आज का मुझे पता नहीं है, 5 साल पहले थी ये स्थिति। मतलब अपने गांव में एक अधिकारी भेज रहा है कि जा खेती कर मेरी, गेहूं काट के आ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी केस आए हैं। तो इन सब पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ये सुन के लग रहा है देश चल रहा है, मजाक चल रहा है सर। बस राम भरोसे चल रहा है सब कुछ, सब कुछ राम भरोसे जो चल रहा है। एक सोल्जर देश की सुरक्षा के लिए है, चाहे वो दुश्मन के बाहरी दुश्मन से हो, चाहे इंटरनली जैसी भी चीजें हो, उन सब के लिए वो खड़ा है। उस सोल्जर के साथ इतना बुरा बर्ताव कि कपड़े धुला रहे हैं, कपड़े धुला रहे हैं, चलो कोई नहीं, उन्हें अपने गांव में भेजा जाए, खेती करो। देखिए, एक जांचा परखा नियम है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सेना का जो अधिकारी है ना, उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, जो चाहे वो कर दे, तो उसका मिसयूज होता है। इस पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, और इस पे ध्यान देने के लिए जो कमेटी बने ना, उसमें अफसरों के साथ साथ भूतपूर्व सैनिक भी हों। क्या होता है, इस पे जब भी सरकार ने ध्यान दिया तो सैनिकों की एक कमेटी बना दी, वो इसको देखेगी। अब वो सारे तो इस भ्रष्टाचार के लाभार्थी हैं, वो क्यों इस प्रथा को बंद करेंगे? जी। और एक ईमानदार अफसर से मेरी बात हुई एक बार, तो उससे मैंने कहा कि आप तो इतने अच्छे इंसान, आप भी ये सब करते हैं? तो वो कह रहा है कि मैं तो करने का मन तो नहीं होता, लेकिन बाकी अफसर फिर बोलते हैं कि तुम ट्रेंड खराब कर रहे हो, तुम सोल्जर से, सेवादार से काम नहीं कराते पर्सनल, तो तुम ट्रेंड खराब कर रहे हो पूरी सेना के अधिकारियों का। अच्छा, तो एक तरीके से जो अंग्रेज करते आ रहे थे, इंडियन सोल्जर्स को दबा के रखना, उनको कुचल के रखना, वो ही कंटिन्यू आज भारतीय सोल्जर ही, भारतीय अफसर ही सोल्जर के साथ कर रहे हैं। ये काइंड ऑफ इन शब्दों में तो मैं इसको नहीं कहूंगा जिन शब्दों में आपने कहा, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, सेवादारी प्रथा एबोलिश होनी चाहिए। सारी बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं कही जा सकती, लेकिन स्थिति बहुत खराब है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो बहाने अधिकारी लोग मारते हैं सेवादारी के पक्ष में, वे बहाने सरकार को नहीं सुनने चाहिए बिल्कुल भी। एयरफोर्स में तो चीजें अभी इतनी नौकरशाही, अफसरशाही है नहीं इतनी। एयरफोर्स में चीजें नियंत्रण में है। एयरफोर्स की स्थिति बहुत अच्छी है आर्मी के मुकाबले। इसका कारण यह है कि आजादी के पहले एयरफोर्स के लगभग सारे अफसर अंग्रेज थे, और लगभग सारे सैनिक भी अंग्रेज ही थे। अच्छा, तो उस समय पे ही, आजादी के पहले भी ये सेवादारी वगैरह जो खराब प्रथाएं हैं, ये एयरफोर्स में थी नहीं। तो वो कल्चर आज तक वही चलता आ रहा है, जो कल्चर अंग्रेजों का था, क्योंकि दोनों ही अंग्रेज थे। हाँ, तो वही अभी तक है। तो इसलिए दमनकारी नीतियां होती नहीं थी, चीजें लॉजिकल थी। तो इसलिए एयरफोर्स की स्थिति अच्छी है कंपैरेटिवली। अब इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, उनको पूछकर। जैसे वेस्टर्न यूपी में, अगर हम ज्यादातर सभी गाँव में
दो लोग हमेशा मिलेंगे, एक है जवान और एक है किसान। जवान और किसान हर जगह मिलेंगे। वहीं पर हमने देखने को मिला सरकार एक नीति लाती है, वो है अग्निवीर। एक ऐसी स्कीम सरकार लॉन्च करती है जिसका बहुत बहुत विरोध होता है। कहीं ना कहीं वो स्कीम, अगर हम लॉजिकली सोचें, अगर सरकार का ये मत है कि हमें आर्मी में से पैसा थोड़ा बचाना है, बहुत ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, तो बस एक ये थॉट से हम ये सोचें कि अगर तुम्हें आर्मी का सैलरी, उनको पेंशन देने में दिक्कत आ रही है, तो भाई नेता भी तो पेंशन ले रहे हैं। कल को एक व्यक्ति अगर कल को एमएलए बन जाता है, ठीक है, 1 दिन के लिए बने या 5 साल के लिए बने, उसकी पेंशन नियुक्त हो जाती है और आजीवन काल तक, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको एमएलए की पेंशन मिलेगी। और केवल पेंशन नहीं, उसको और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ऐसा क्या कारण है कि अग्निवीर बनाकर उन यूथ की, जो हमारे वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा आर्मी की तैयारी करते थे, उनको खत्म करने की कोशिश की गई है? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमें बदलाव को स्वीकार आसानी से कर लेना चाहिए। और मेरा मानना अग्निवीर के बारे में यह है कि अग्निवीर एक अच्छी योजना थी जिसको बुरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। अगर सरकार को अग्निवीर लानी थी, पहली बात यह है कि केवल पैसा बचाने के लिए अग्निवीर नहीं है, उसके और भी कारण है। काम करवा के परख के लड़कों को देखा जाए और जो आत्मा से सैनिक हैं उनको रखा जाए। और मैं आपको बताऊं, 95% भारतीय तो आत्मा से ही सैनिक है। कोई 5% लोग होते हैं जो सेना में फिट नहीं बैठते। सरकार को करना यह था कि अग्निवीर में 80% की लिमिट रखते कि 80% लोग जो एनरोल होंगे उनको रेगुलराइज किया जाएगा, वो सामान्य सैनिक बनेंगे। केवल 20% लोग ऐसे होते हैं जो वापस जाएंगे, और उन 20% में भी कम से कम 15% सैनिक या फिर सारे के सारे उनको शिफ्ट किया जाता पैरामिलिट्री फोर्सेस में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में। मतलब उनको ऐसे बाहर नहीं छोड़ा जाता। हाँ, किसी को छोड़ना नहीं था, ये करना चाहिए था। हम एक और मुद्दे पर आते हैं, भारतीय राजनीति। वर्तमान के समय में एक ऐसा, जैसे आप भी देख रहे होंगे, आप भी पिछले 3-4 साल से एज अ सिविलियन ही लाइफ जी रहे हैं। काफी सारे इलेक्शन आपने अभी देखे होंगे पिछले 3 साल में। पहले राजनीति होती थी कि एक समाज सुधारक होता था, वो राजनीति करता था। भाई कहीं पर कुछ इश्यूज हुए, उसके पास गए, उसने जो सही हुआ न्याय का पक्ष लेते हुए उसने न्याय दिया। बिल्कुल। आज के समय राजनीति हो गई है कि एक भ्रष्ट है, करप्ट है, रेपिस्ट है, मर्डरर है, अनेकों चार्जेस लगे हुए हैं, वो इलेक्शन जीत रहा है, वो पैसे थोक के भाव बांट रहा है। जो नायक थे वो राजनीति में से निकल गए हैं और खलनायक बढ़ते गए हैं, और राजनीति एक बिजनेस R&D बन चुकी है, बिजनेस मॉडल बन चुकी है। आपका क्या मत है? ये समस्या जो आपने बताई, ये इससे भी गंभीर है, केवल जीतने वालों की बात नहीं है। किसी भी पार्टी में जब कोई बड़ा नेता कहीं विजिट करने आता है, तो वो जो पहले से उस पार्टी के छोटे स्तर के नेता हैं उस शहर में, उनकी काबिलियत को इस बात से आंकता है वो कि उन्होंने कितने आदमी बुला दिए तेरे स्वागत के लिए, कितने आदमी इकट्ठे कर दिए। आदमी इकट्ठे वो बंदा कर पाता है जो शाम को शराब पीता है, जो एंटी सोशल एलिमेंट है। तो किसी भी पार्टी में न्यू एंट्रेंट्स वो लोग हैं जो आदमी इकट्ठे कर सकते हैं, आवारागर्दी करते हैं, जिनके खराब लोगों से संपर्क है, घर की कोई रोक टोक नहीं है, उस टाइप के लोगों को बेसिक स्तर से सारी पार्टीज में एंट्री है। तो पार्टीज को ये भी देखना चाहिए कि जो नए उनकी पार्टी में कार्यकर्ता बनते हैं, जिम्मेदार पदों पे आते हैं, प्रोत्साहन होना चाहिए कि सज्जन लड़के, पढ़े लिखे लड़के, भले घरों के लड़के, वो उनकी पार्टी ज्वाइन करें। और आजकल समाज में एक बहुत बड़ी दिक्कत ही आ गई है कि एक बार एक रूमी नाम के फिलोसफर थे, उनसे किसी ने पूछा कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसी स्थिति भी है जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है? तो रूमी ने कहा कि हाँ है, एक है। बोले क्या? रूमी बोले कि जब मैं देखता हूं कि कोई साहिब ज़र्फ किसी कम ज़र्फ का मोहताज है, तो मुझे मौत से भी ज्यादा दर्द होता है। समाज में बिल्कुल वही हो रखा है। भले आदमियों को, कोई सरकारी आदमी से काम पड़ जाए, किसी दफ्तर में काम पड़ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो वो उन दलालों के पास जाता है जो कि अधिकारियों ने अपने दलाल जनता से पैसे ऐंठने के लिए रखे हुए हैं। वो छुट भैया नेता, वो नशेड़ी, इस टाइप के लोगों के पास भले आदमियों को अपने काम करवाने के लिए जाना पड़ता है जी। यानी कि साहिब ज़र्फ जो है
वो कमजोर लोगों के मोहताज हो रखे हैं इस अंधेर नगरी चौपट राजा वाली व्यवस्था के कारण। जी। तो इस पे जो है सामाजिक स्तर पे भी और सारी पार्टियों को अपने आंतरिक स्तर पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं पर ऐसे आपने पॉलिटिक्स की बात करी है, अगर पॉलिटिक्स में ही मैं दोबारा आता हूँ कि पॉलिटिक्स वर्तमान में ऐसी हो गई है, जो जितना भ्रष्ट वो उतना ज्यादा शक्तिशाली, जो जितना केस में लिप्त वो उतना बड़ा नेता, वैसे देखने को मिल रहा है। और समस्या ये हो गई कि जिस पार्टी को हमने 2014 में चुना, सभी लोगों ने विश्वास किया, उस पार्टी के राज में सबसे ज्यादा करप्शन, वो पार्टी उनके साथ मिलकर करप्शन कर रही है। जो पार्टी एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं 6 महीने पहले गाली देती है, फिर उस व्यक्ति के साथ हाथ मिला लेती है। महाराष्ट्र का केस देख लो, असम का सीएम देख लो, असम के सीएम को क्या नहीं बोला और असम के सीएम के साथ हाथ मिला लिया। तो ये जो है कि एक आइडियोलॉजी हम सब दिमाग में लेकर जीते हैं कि हमारी पार्टी सबसे अच्छी है, उस पार्टी की 100 गुना भी माफ है, और दूसरी पार्टी, हमारी पार्टी पाक साफ है, दूसरी पार्टी बिल्कुल गंदी है। अगर रियलिटी, अगर समाज की हम बात करें, समाज ये बात क्यों नहीं समझ पाता कि हर एक पार्टी अपना पेट भरने के लिए चल रही है। हर एक राजनीतिक पार्टी, हर एक राजनेता केवल अपना पेट भरने के लिए चीजें करते हैं, और चीजें इसलिए ही वो लोगों के सामने सिर्फ दिखावा करते हैं। ये चीज क्यों नहीं समझ आ रही लोग? ये बहुत बड़ी समस्या है। किसी व्यक्ति के साथ आप पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट कीजिए, वो जिस जाति का होगा उस जाति की एक संरक्षक पार्टी होगी, और उसके करप्शन के बारे में जब बात होगी तो एक ही जवाब होता है, भाई सब खा रहे तो हम भी हमारा वाला भी खा लेगा तो क्या हो जाएगा। ये गलत चीज है। बुराई का विरोध होना चाहिए, चाहे वो हमारी जाति का हो, चाहे वो हमारी पसंद की पार्टी का हो। हमें गलत को गलत कहना चाहिए। ये गलत हो रहा है। वो यही कहेगा कि सब खा रहे तो हम भी खा लेंगे, हमारे वाला भी खाएगा। ये गलत सोच है। जो आदमी बेईमान है वो भले ही हमारी जाति का हो, हमारे धर्म का हो, या हमारी पसंद की पार्टी का हो, उसकी आलोचना होनी चाहिए। ये एक खराब ट्रेंड है। प्रॉब्लम यहाँ ये हुई है कि लोग व्यक्ति की आलोचना करने लग जाते हैं। अगर कोई काम गलत किया है, उस व्यक्ति के बारे में बोलो कि ये काम गलत है, ये पार्टी ने ये काम गलत किया है, इस पार्टी ने पहले ये काम पूर्व में गलत करे थे। पर लोग जो हेट्रेट फैलाया ना पार्टियों के बीच में कि मेरी पार्टी सुप्रीमेसी, मेरी पार्टी एक नंबर है, मेरी पार्टी में कोई आरोप ही नहीं है, मेरी पार्टी पाक साफ है, पाक धुली हुई है, और दूसरी पार्टी गंदी है, आपस में लड़ते रहते हैं ये लोग। ईमानदारी से समालोचना होनी चाहिए, और ये बहुत गलत है। उदाहरण के तौर पे जनता ने, और शायद हम और आप भी उनमें से हों, भाजपा को इतनी मजबूत स्थिति में ला दिया कि हमने विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो अब भाजपा को ये तो समझना चाहिए कि विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन भी आपको ही करना है। विपक्ष का काम है, जब सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति बेईमानी करता है तो विपक्ष को हल्ला मचाना होता है। जब विपक्ष आपने खत्म ही कर दिया, तो अगर आपकी पार्टी का कोई आदमी बेईमानी करता है, या आपके रूलिंग स्टेट में कोई ब्यूरोक्रेट करप्ट है, तो आपको उसके खिलाफ पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। आपको उसको शील्ड नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता या कोई नेता या भाजपा के राज में कोई ब्यूरोक्रेट कुछ गलती कर रहा है, तो आमतौर पे उस गलती पे लीपापोती की जाती है। ये गलत है। और भाजपा को वोट देने वाले लोग इससे सबसे ज्यादा नाराज है, इस बात से। जी, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी ने त्राहिमाम मचा रखा है करप्शन में। और मैं ये नहीं कहता कि भाजपा करप्ट है, लेकिन अगर कोयला घोटाले का ठीकरा मनमोहन सिंह जी के ऊपर के सर पे फोड़ा गया था कि उनके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है, हम मानते हैं योगी जी ईमानदार है, लेकिन उनके होते हुए ये क्यों हो रहा है? जो काम पहले 500 रुपए में होता था वो 5000 में होता है। अब से पहले की सरकारों में पुलिस वाले रिश्वत मांगते थे, अब हिस्सा मांगते हैं। तो एक बेहतर समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, हमें एक मेरिट बेस्ड सोसाइटी की स्थापना करने की आवश्यकता है जी। और हमें मन, वचन और कर्म से बुराई का विरोध करना चाहिए। अगर हम खुद अच्छाई के रास्ते पे नहीं चल सकते, तो कम से कम जो लोग चल रहे हैं हमें उनका उत्साहवर्धन तो कर सकते हैं। अगर हम खुद भगत सिंह नहीं बन सकते, तो जो दूसरे लोग भगत सिंह बनने को तैयार हैं, कम से कम हमें उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अच्छाई के रास्ते पे है, तो हमें उसे पागल कह के तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। और समाज में जो बुराई होती है, अगर हम उसको सुधार नहीं सकते, तो कम से कम हमें उसकी आलोचना करनी चाहिए। गलत को गलत कहने वाले कम रह गए हैं। समाज में कहीं अन्याय होता है, खासतौर से गांव के समाज में, तो
गलत को गलत कहने वाले बहुत थोड़े लोग बचे हैं। और जो पहले शहरों में होता था कि एक पिट रहा है बाकी खड़े देख रहे हैं, अभी वो चीजें गाँव में भी आ गई हैं। अच्छा, हाँ, उन चीजों से बचना चाहिए हमें। गांव में भी ये चीज आ गई। बिल्कुल। तो एक बेहतर समाज की कल्पना तो अगर हम सोचेंगे तो एक राजनेता ही रख सकता है। ज्यादातर राजनेता के पास वो पावर है। देखिए, सारे काम पावर से नहीं होते। बात ये होती है, एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में भी है, कि जो समाज में जो लोग शीर्ष पे बैठे हैं ना, जो पावरफुल पोजीशंस में हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। उनको देख देख के समाज के विकास की दिशा तय होती है जी। जो लोग पावर में बैठे हैं, जब वो ईमानदारी पे चलेंगे, जब करप्शन खत्म होगा और लोग ईमानदारी पे चलेंगे, हम एक ऐसा वातावरण बनाएंगे ब्यूरोक्रेसी का कि बेईमानी करना फायदे का सौदा ही ना रह जाए, बेईमानी करने में लोगों को नुकसान नजर आए। इस तरह की पॉलिसीज होंगी और लोग ईमानदारी पे चलेंगे, तो जो आम जनता है ना, उसकी मजबूरी हो जाएगी ईमानदारी पे चलना, और उसके नैतिक मूल्य अपने आप ऊपर उठेंगे। जी। जो पावर में है उन्होंने तो लूट मचा रखी है, और जो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं उनसे हम मोरालिटी की उम्मीद रखें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो लोग पावर में है, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, चाहे पॉलिटिकल पावर हो, जी। जब वो नैतिकता के ऊंचे मानक स्थापित करेंगे, तो आम जनता, हमारे जैसे लोग, अपने आप हमारा नैतिक उत्थान हो जाएगा। जी। बस यही मेरा कहना है। जी। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? मेरा मैसेज ये है कि लोकतंत्र के अंदर जिन लोगों को मुस्लिम की वोट चाहिए, वो तो चाहते हैं कि मुस्लिम ध्रुवीकृत हो जाए, हिंदू ना हो। जिनको हिंदू की वोट चाहिए, वो चाहते हैं कि हिंदू ध्रुवीकृत हो जाए, मुस्लिम ना हो। कबीरदास जी के जमाने में भी कबीरदास जी ने हिंदुओं को भी खूब गाली दी और मुसलमानों को भी खूब गाली दी, लेकिन कोई नहीं भड़का। आजकल लोग समालोचना के लिए लोगों ने जगह खत्म कर दी है। छोटी छोटी बातों का धार्मिक विषय नहीं बनाना चाहिए, धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, अगर वो गलत है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, और हमें छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। बस यही मेरा मैसेज है। अंत में सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए हमारे चैनल को। कि अतुल राजपूत जी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। आप एक अभियंता हैं और अपनी नौकरी छोड़ के सामाजिक कार्य में लगे हैं, जागरूकता फैलाने में लगे हैं, तो इनके चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला, और हम उम्मीद करेंगे कि आप जो समाज के कार्य में लगे हुए हैं ऐसे ही लगते रहें। जो एजुकेशन के लिए आप लड़ रहे हैं, इसको लगातार निरंतर रूप में लड़ते रहें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू। धन्यवाद।